बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 3 ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। पहले दो लेक्चर्स में आपको कुछ चीज़ों की रिवीजन करने के लिए कहा था। होपफुली अब तक आप डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन। यू नो, बेस्ड ऑन योर नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स कोर्स ऑफ वेरियस डेटा टाइप्स दैट आर प्रेजेंट इन सी प्लस प्लस। मुख्तलिफ तरह की डेटा टाइप्स आपने इस्तेमाल की हुई हैं, यूज़ की हुई हैं। उसमें इंट है, डबल है, करैक्टर है, फ्लोट है, बूल डेटा टाइप भी आपने इस्तेमाल की हुई है, शॉर्ट डेटा टाइप का भी जिक्र आपने किया हुआ है। सो ये तमाम वो डेटा टाइप्स हैं जो कि लैंग्वेज में ऑलरेडी बिल्ट इन है और आप उन्हें सिर्फ बीइंग अ प्रोग्रामर इस्तेमाल करते हैं। यू नो कि इंटीजर डेटा टाइप या कोई और डेटा टाइप कितना साइज़ लेगी और कितने बाइट्स पे उसका वेरिएबल बनेगा और उसके अंदर किस रेंज में वैल्यूज स्पेसिफाई की जा सकती हैं, स्टोर की जा सकती हैं। सिमिलरली फॉर एनी अदर डेटा टाइप दिस इज़ ट्रू। हर डेटा टाइप की अपनी अपना एक साइज़ है और उसके मुताबिक उसमें वैल्यू स्पेसिफाई की जा सकती हैं, स्टोर की जा सकती हैं। एंड सेकेंडली, हर डेटा टाइप के ऊपर चंद ऑपरेशन हैं जो परफॉर्म किए जा सकते हैं। ये तमाम डेटा टाइप्स के ऊपर आप कुछ ऑपरेटर्स की मदद से अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की मदद से इनके ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स की मदद से इनके ऊपर रिलेशनल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स आपके कौन से हैं? लेस दैन, इक्वल टू, ग्रेटर दैन, इक्वल टू एंड नॉन इक्वल टू। सो हर एक डेटा टाइप के अंदर एक रेंज ऑफ वैल्यू स्पेसिफाई की जा सकती है, एक रेंज में वैल्यू स्टोर की जा सकती हैं। एंड देयर आर सर्टेन ऑपरेशंस विच कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द वेरिएबल्स ऑफ दोज डेटा टाइप्स। ये जितनी भी डेटा टाइप्स हैं, ऑल ऑफ दीज आर कॉल्ड प्रिमिटिव डेटा टाइप्स या बिल्ट इन डेटा टाइप्स कहलाती हैं। ये लैंग्वेज में ऑलरेडी अवेलेबल हैं आपके पास और आप इन्हें यूज़ करते रहे हैं। ऑल ऑफ यू आर और शुड बी फेमिलियर विद द यूजेज ऑफ दीज डेटा टाइप्स। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एग्जिस्ट करती हैं। हम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सी प्लस प्लस बात कर रहे हैं। तो ये मेजर डेटा टाइप्स हैं। इसके अलावा और भी कुछ टाइप्स लैंग्वेज में इनके अनसाइंड साइंड काउंटर पार्ट्स भी अवेलेबल हैं। तो वेरी सिंपल या वेरी बेसिक प्रोग्राम्स जो कि आज तक हम लिखते आए हैं, वो सिर्फ सिंपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उनमें तो यही डेटा टाइप सफिशिएंट है। लेकिन जैसे जैसे प्रोग्राम्स या आपके प्रॉब्लम्स कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, जाहिर है उनके सोल्यूशन भी कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, ज़्यादा लेंथी भी होते जाएंगे और लॉजिक भी ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। तो हर लैंग्वेज में जब भी आप कोडिंग कर रहे होंगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी मज़ीद कुछ डेटा टाइप्स क्रिएट करने की। ये तो बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं, लेकिन मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अलाउ द प्रोग्रामर टू क्रिएट हिज और हर ओन डेटा टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम एट हैंड। जिस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हैं उसको सॉल्व करने के लिए आपको कोई नई डेटा टाइप क्रिएट करने की ज़रूरत है, तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको ये भी अलाउ करेगी। सो ये डेटा टाइप्स आपकी बिल्ट इन डेटा टाइप्स या प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कहलाती हैं। एंड ऑन द अदर हैंड आप प्रोग्रामर डिफाइंड डेटा टाइप्स भी लैंग्वेज के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो आज हम इसी की डिस्कशन स्टार्ट करेंगे कि प्रोग्रामर डिफाइंड डेटा टाइप्स आप अपनी टाइप कैसे बना सकते हैं, उसका सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स में चलिए कुछ चीज़ें पढ़ेंगे और फिर उसे इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, उसके फिर वेरिएबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह आप इंट का वेरिएबल क्रिएट करते हैं, इसी तरह इन प्रोग्रामर डिफाइंड डेटा टाइप्स के वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं। तो इनको प्रोग्रामर डिफाइंड डेटा टाइप्स भी कहा जाता है, या ज़्यादा कॉमनली जो टर्म यूज़ होती है दैट टर्म इज़ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स। इन शॉर्ट जैसे ADT, या अगर टाइप्स के साथ उसका एब्रिविएशन बनाएं तो ADTs कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स। तो ऐसे डेटा टाइप्स क्या हैं, इसके लिए आपकी किताब को देखते हैं। ये आपकी वही टोनी गैडिस की किताब है जो आप PF के अंदर भी पढ़ चुके हैं, स्टार्टिंग आउट विद C++ फ्रॉम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स थ्रू ऑब्जेक्ट्स, 9th एडिशन। इसके शुरू वाले चैप्टर्स हम ऑब्वियसली PF के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं। तो दिस इज चैप्टर 11, स्ट्रक्चर्ड डेटा। ये हम आज शुरू करेंगे। उसके अंदर आप पहला टॉपिक ही देख सकते हैं, पहला सेक्शन ही देख सकते हैं, 11.1 सॉरी, विच इज अबाउट एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स। तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स आर डेटा टाइप्स क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर। एडिटीज हैव देयर ओन रेंज और डोमेन ऑफ डेटा। रेंज और डोमेन से यहाँ पे मुराद क्या है कि अपनी एक गिवन रेंज के अंदर उसमें वैल्यू स्पेसिफाई स्टोर की जा सकती है। जिस तरह इंटीजर की अपनी रेंज है, करैक्टर की अपनी रेंज है, डबल के अंदर अपनी रेंज में वैल्यू स्टोर की जा सकती हैं, इस तरह जो भी एडिटी आप क्रिएट करेंगे उसके अंदर भी अपनी रेंज आप स्पेसिफाई करेंगे और ज़्यादा डिटेल में अभी हम आगे जाएंगे तो वो चीज़ ज़्यादा क्लियर होकर सामने आ जाएगी। तो अपनी हैव देयर ओन रेंज और डोमेन ऑफ डेटा एंड देयर ओन सेट्स ऑफ ऑपरेशंस दैट मे बी परफॉर्म्ड ऑन देम। तो ऑपरेशन भी आप डिफाइन कर सकते हैं, कौन कौन से ऑपरेशन आपकी इस डेटा टाइप पे चलेंगे और वो कैसे चलेंगे, उनकी लॉजिक क्या होगी, वो भी आप बीइंग अ प्रोग्रामर आपके कंट्रोल में होगा। सो यू विल बी एबल टू क्रिएट अ फुल फ्लेज डेटा टाइप। ऐसा ऐसा हम उसकी चीज़ें पढ़ेंगे और ऐसा ऐसा आप उसे मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को देखते जाएंगे। तो यहाँ पे मज़ीद उसने एब्स्ट्रैक्शन के बारे में कुछ बातें की हुई हैं, इनको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। अदरवाइज वी आर गोइंग टू कम बैक टू दिस कॉन्सेप्ट वंस अगेन लेटर ऑन व्हेन वी टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। अभी तक जो आप करते आए हैं प्रोग्रामिंग, जिस तरह आप करते आए हैं, दैट मेथड ऑफ प्रोग्रामिंग और दैट वे ऑफ प्रोग्रामिंग इज कॉल्ड प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग।
वाइल इस कोर्स का जैसे टाइटल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है और कैसे डिफरेंट है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग से, और कैसे अब आप इसकी मदद से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स कंपैरेटिवली ज़्यादा इजीली हैंडल कर सकते हैं, उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यही ऑफ कोर्स हमारे पूरे कोर्स का भी एक मेन वे ऑफ थिंकिंग होगा जिसको हम फॉलो करेंगे। तो वी विल कम बैक टू दिस टॉपिक्स। फिलहाल आई वुड रिकमेंड कि आप डेफिनेशन हमने डिस्कस कर ली है, एब्स्ट्रैक्शन से मुतालिक जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं इनको भी एक बार पढ़ लीजिएगा, और जिनकी जो डिस्कशन किताब के अंदर की हुई है उसको एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। आई एम गोइंग टू मूव टू द इंपॉर्टेंट पार्ट हेयर के एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे भी वंस अगेन दोबारा से बताया, एंड एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप इज द डेटा टाइप क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर एंड इज कंपोज्ड ऑफ वन और मोर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। The programmer decides what values are acceptable for the data type as well as the operations that may be performed on that data type. और in many cases the programmer designs his or her own specialized operations, जैसा कि हमने डिस्कस किया है प्रीवियसली। तो यहाँ पे जो एग्जांपल दी है मिनट सेकंड्स वगैरह की, ये भी देख लीजिएगा। तो 11.1 की रीडिंग एक बार आपने कर लेनी है। तो आई एम गोइंग टू मूव टू द सिंटेक्स पार्ट हेयर कि कैसे हम अपनी डेटा टाइप क्रिएट करेंगे। और C++ में एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्रिएट करने के लिए, प्रोग्रामर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट करने के लिए आपके पास जो कंस्ट्रक्ट अवेलेबल है दैट इज़ कॉल्ड अ स्ट्रक्ट, विच इज़ शॉर्ट फॉर अ स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर है, इसके लिए कीवर्ड हम यूज़ करेंगे स्ट्रक्ट का। तो ADT इज़ अ जेनेरिक कॉन्सेप्ट, प्रोग्रामर डिफाइंड डेटा टाइप्स और ADT इज़ अ जेनेरिक कॉन्सेप्ट। किसी भी हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के अंदर एग्जिस्ट करता है कि आप अपनी टाइप जब भी क्रिएट कर रहे होंगे, प्रोग्रामर अपनी टाइप जब भी क्रिएट कर रहा होगा वो ADT कहलाएगा। अब ADT को इंप्लीमेंट करने के लिए हर लैंग्वेज में डिफरेंट मैकेनिज्म हो सकता है, डिफरेंट कंस्ट्रक्ट्स अवेलेबल हो सकते हैं जिसकी वजह से आप ADTs को इंप्लीमेंट करेंगे। सो C++ में जो कंस्ट्रक्ट अवेलेबल है दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रक्ट विच इज़ एन एब्रिविएशन फॉर स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे बनाते हैं, उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, अभी आज के लेक्चर में हमने सारी यही बात करनी है और अगले लेक्चर में भी इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे हम इंशाल्लाह। सो स्ट्रक्ट कैसे क्रिएट करेंगे C++ के अंदर, लेट अस स्टार्ट विद एन एग्जांपल। लेट्स से कि आप अपने प्रोग्राम में स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना चाह रहे हैं, मल्टीपल स्टूडेंट्स का डेटा आप स्टोर करना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट का आप स्टोर करना चाह रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल रोल नंबर, जो कि एक इंटीजर होगा। स्ट्रिंग करना चाहें स्ट्रिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों के रोल नंबर्स इंटीजर्स नहीं हैं, दोज आर स्ट्रिंग्स। तो लेट्स फॉर सिंप्लिसिटी अज्यूम के रोल नंबर एक इंटीजर है। उसका नेम, अब नेम भी आप स्ट्रिंग के तौर पे भी सेव कर सकते हैं और C स्ट्रिंग के तौर पे भी सेव कर सकते हैं, यानी कि ये भी कर सकते हैं और C स्ट्रिंग भी बना सकते हैं। अज्यूम करना पड़ेगा कि नेम की मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी। तो लेट्स टेक अ रीजनेबल अजम्पशन कि किसी भी स्टूडेंट के नाम में मैक्सिमम आपके 40 कैरेक्टर्स आ सकते हैं। तो आई विल क्रिएट अ C स्ट्रिंग ऑफ साइज 41। जो हमने डिस्कस किया हुआ है C स्ट्रिंग की डिस्कशन जब हमने की थी PF के कोर्स में, आपने पढ़ा हुआ है कि एक कैरेक्टर आपको एक्स्ट्रा एलोकेट करना पड़ेगा जो कि नल टर्मिनेटर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो 41 साइज़ की क्रिएट कर ली कैरेक्टर है, नेम के साइज, नेम के नाम की, और इसका साइज़ यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। बेहतर है कि इसका साइज़ नेम कांस्टेंट के तौर पे डिफाइन कर लें, जैसे कि हमने सीखा हुआ है, तो वो भी आप कर सकते हैं। और साथ में लेट्स सपोज आप उसका GPA सेव करना चाहते हैं, CGPA सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक डबल टाइप का वेरिएबल जो कि CGPA पॉइंट्स के अंदर होगा मोस्ट प्रॉब्ली, तो उसके लिए एक डबल टाइप का वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। तो ये आपके 3 वेरिएबल्स हैं। मज़ीद भी चीज़ें आप सेव कर सकते हैं, बट लेट्स फॉर सिंप्लिसिटी अज्यूम के यही 3 चीज़ें हैं, रोल नंबर है, नाम है और उसका GPA। तो हर स्टूडेंट के लिए आपको ये नए सिरे से क्रिएट करने पड़ेंगे वेरिएबल्स, अगर आप स्ट्रक्चर नहीं यूज़ कर रहे। PF के नॉलेज के बेस पे ही ये काम करते हैं। तो इसी तरह से हम करते थे कि अलग-अलग वेरिएबल क्रिएट कर लें, और अगर एक स्टूडेंट के लिए क्रिएट कर रहे हैं तो तब तो एक वेरिएबल बनेगा, ये एक वेरिएबल बनेगा, ये एक वेरिएबल C स्ट्रिंग बनेगी और ये आपका डबल टाइप का वेरिएबल बनेगा CGPA। अगर मल्टीपल स्टूडेंट्स के लिए काम करना चाह रहे हैं आप, तो क्या करेंगे? तब अगेन एक ऑप्शन तो ये है कि मल्टीपल वेरिएबल्स क्रिएट कर लें, 3 वेरिएबल इस तरह से क्रिएट करते जाएं, एक पहले स्टूडेंट के लिए, फिर दूसरे स्टूडेंट के लिए, फिर तीसरे स्टूडेंट के लिए, और हर स्टूडेंट के लिए इस तरह 3 वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। देखिए अगर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं तो इट वुड बी बेटर टू क्रिएट एरेस। एरेज आपने देखी हुई है। देखिए एरे क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रोल नंबर्स की अलग एरे क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि एरे की टाइप सेम होती है। एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं दोज आर ऑफ द सेम डेटा टाइप। तो एक एरे में ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी आधे इंटीजर हैं और आधे डबल हैं, तमाम के तमाम इंटीजर होंगे या तमाम के तमाम डबल वैल्यूज़ होंगे। सो लेट्स सपोज आपको कहा जाता है कि आपने इसके लिए एरे क्रिएट करनी है। तो कैसे क्रिएट करेंगे? आप कहेंगे जी 10 स्टूडेंट्स हैं अगर लेट्स सपोज, तो आप 10 रोल नंबर्स की एक एरे बना लें, 10 C स्ट्रिंग्स, इस तरह कैरेक्टर टाइप की 2 डायमेंशनल एरे बन जाएगी जिसके अंदर 10 रोज़ होंगी और हर रो एक स्टूडेंट का नाम क्रिएट करने के लिए, स्टोर करने के लिए यूज़ की जा रही होगी, और उसमें 40 कैरेक्टर्स 41 इंक्लूडिंग द नल कैरेक्टर स्टोर किए जा सकते हैं। तो 10/41 की एक C स्ट्रिंग, एक कैरेक्टर एरे 2 डायमेंशनल आप क्रिएट कर सकते हैं। और सिमिलरली CGPA भी अगर 10 स्टूडेंट्स के सेव करने हैं तो उसके लिए आपको 10 साइज़ की एरे डबल टाइप की क्रिएट करना है, नाम का कोई भी रख सकते हैं। तो दिस इज़ वन ऑप्शन। 10 के लिए करना है, 50 के लिए करना है तो आप यहाँ पे 50 कर दें। 50 स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में,
तो यहाँ पे तीनों जगह पे 50 आ जाएगा। और बेहतर होगा कि इसके लिए भी आप ये जो साइज़ है 50, इसको भी ऊपर नेम कांस्टेंट बना लें, ताकि एक ही जगह पे चेंज करना पड़े। अगर चेंज करना पड़ता है तो हर जगह पे जाके ना चेंज करना पड़े। तो इट वुड बी गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस टू मेक इट अ नेम कांस्टेंट। सो इस तरह से आप ये लॉजिक इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और इस तरह के कुछ काम आपने पीएफ के कोर्स में या लैब में किए भी हुए हैं। बट द प्रॉब्लम हियर इज़ कि एक स्टूडेंट का डेटा 3 मुख्तलिफ एरेज के अंदर पड़ा हुआ है, 3 मुख्तलिफ जगहों पे पड़ा हुआ है। किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर अगर आपने उठाना है, और अगर आपको याद हो इस कॉन्सेप्ट का नाम, ये जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं बाय द वे, ये पैरेलल एरेज हैं। पैरेलल एरेज इन द सेंस के जिस स्टूडेंट का रोल नंबर इस एरे में इंडेक्स 0 पे पड़ा हुआ है, उसका नाम इस एरे में इंडेक्स 0 पे पड़ा होगा, और उसका जीपीए इस तीसरी एरे में इंडेक्स 0 पे पड़ा होगा। इन जनरल किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर अगर इस एरे के इंडेक्स आई पे पड़ा हुआ है, तो उसी का नाम आपको इस एरे के इंडेक्स आई पे मिलेगा, रोल नंबर आई में मिलेगा, और इस एरे के इंडेक्स आई पे मिलेगा उसका सीजीपीए। तो दीज 3 एरेज आर रिलेटेड टुगेदर, दे आर पैरेलल। और किसी एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड उठाने के लिए आप एक पर्टिकुलर इंडेक्स से ही तीनों के अंदर एक्सेस करेंगे। तो दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल एरेज जो हमने पीएफ के अंदर पढ़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगेन प्रॉब्लम वही है कि एक स्टूडेंट के डेटा को एक्सेस करने के लिए, उसके रोल नंबर, नाम और जीपीए को एक्सेस करने के लिए आपको 3 डिफरेंट एरेज एक्सेस करनी पड़ रही हैं। ज़्यादा बड़े प्रॉब्लम्स के अंदर ये मेथड काम सही तरीके से नहीं करेगा। लेट्स सपोज कि आप किसी एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड एक्सेस करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको ये तीनों एरेज चाहिए होंगे। हम चाहते हैं कि एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड उसमें से अलग से प्रोसेस करना चाह रहे हैं, तो वो आप इस केस में नहीं कर पाएंगे। सो using these abstract data types, using this concept of struct which is available in C++, you can combine these 3 aspects of a particular student into a structure. एक स्ट्रक्चर के अंदर इन तीनों को डाल सकते हैं, और उस स्ट्रक्चर का नाम अगेन आप डिसाइड करेंगे, और वो एक डेटा टाइप बन जाएगी जिसको आप लेटर ऑन फिर अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो वंस अगेन मैं एक स्टूडेंट वाली एग्जांपल पे इसको वापस ले आता हूँ कोड सेगमेंट को, कि आपके पास एक स्टूडेंट का रोल नंबर है, उसका नाम है, उसका सीजीपीए है जो कि आप स्टोर करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि ये चूँकि तीनों पीसीज ऑफ इन्फॉर्मेशन एक स्टूडेंट से मुतल्लिक हैं, तो ये एक जगह पे इकट्ठी हो जाएँ, एक स्ट्रक्चर में इकट्ठी हो जाएँ। अब उसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे? उसकी डेफिनेशन मैं यहाँ पे करूँगा, मेन से ऊपर कीवर्ड स्ट्रक्ट है, आगे नाम देना है उस स्ट्रक्ट का। मैं स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन सेव करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसका नाम स्टूडेंट दे सकता हूँ, कोई भी वैलिड आइडेंटिफायर आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस का पेयर टर्मिनेटेड बाय, यानी कि आखिरी कर्ली ब्रेस के बाद आपने सेमीकोलन देना। तो ये स्ट्रक्चर की डेफिनेशन है, और ये तीनों चीज़ें मैं उठा के अब इस स्ट्रक्चर के अंदर ऐसे पेस्ट कर दूँगा। तो ये मेरा पहला स्ट्रक्चर बन गया, स्ट्रक्ट कीवर्ड स्पेस, उस स्ट्रक्चर का नाम कोई भी नाम दे सकते हैं। और आप यहाँ पे नोट कर रहे हो कि मैं स्टूडेंट का एस कैपिटल रखा है, तो चूँकि आप अपनी डेटा टाइप्स आप क्रिएट कर रहे हैं, प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स भी अवेलेबल हैं आपके पास, और प्री डिफाइंड टाइप्स आप देख सकते हैं कि तमाम की तमाम स्मॉल केस में होती हैं। तो जस्ट बाय कन्वेंशन आमतौर पे ये इस्तेमाल की जाती है कन्वेंशन के, जो आप अपनी डेटा टाइप्स क्रिएट करेंगे उसको कैपिटल से शुरू करें, सो दैट इट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। आल्दो कि अगर आप यहाँ पे स्मॉल एस भी लिख देंगे तो तभी ये वैलिड डिक्लेरेशन है, इस पर कोई सिंटैक्स एरर नहीं आएगा, लेकिन स्टिल इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस। किताब में भी आप यूजुअली देखेंगे, और हम भी इसी को फॉलो करेंगे अपने कोर्स के अंदर, कि आपने जब भी कोई स्ट्रक्चर बनाना है, अपनी डेटा टाइप क्रिएट करनी है, अपनी डेटा टाइप आप क्रिएट कर रहे हैं ना स्टूडेंट के नाम की, जब भी अपनी डेटा टाइप क्रिएट करनी है तो उसका नाम आप कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे। उसके बाद उसके ये स्ट्रक्चर के मेंबर्स हैं, मेंबर वेरिएबल्स हैं, एक इंटीजर है रोल नंबर, एक सी स्ट्रिंग है नेम के नाम से, नेम को स्टोर करने के लिए, और डबल टाइप का एक वेरिएबल है उसके जीपीए को स्टोर करने के लिए। तो ये आपकी टाइप डेटा टाइप क्रिएट होगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। आपने स्टूडेंट के नाम की डेटा टाइप क्रिएट कर ली है, लेकिन अब हमें देखना है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। सिर्फ डेटा टाइप क्रिएट नहीं करनी, हमने इसे यूज़ भी करना है, अपनी लॉजिक को भी इंप्लीमेंट करना है। स्टूडेंट का डेटा लेट्स सपोज यूज़र से लेना है और उसको यहाँ पे स्टोर करना है इस स्टूडेंट टाइप के वेरिएबल के अंदर। तो वी आर गोइंग नाउ टू सी कि किस तरह आप इस टाइप का वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सिंटैक्स देखा है, सिंटैक्स को एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। स्ट्रक्ट का कीवर्ड है, स्मॉल केस में लिखा जाएगा स्पेस, स्ट्रक्चर का नाम जो आपने डिसाइड करना है, मीनिंगफुल नाम होना चाहिए और कैपिटल लेटर से शुरू होना चाहिए। और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस का पेयर है, उसके अंदर तमाम वेरिएबल हैं, और नोट करें कि कर्ली ब्रेसेस का पेयर जब खत्म होगा क्लोजिंग ब्रेस के बाद सेमीकोलन डालना नहीं भूलना, वरना डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होगी और सिंटैक्स एरर आएगा। और यहाँ पे अगर आप मल्टीपल वेरिएबल्स किसी टाइप के क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप उसका एड्रेस भी यहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे साथ ही एक और सी स्ट्रिंग एड्रेस, लेट्स सपोज एड्रेस में 100 कैरेक्टर्स हो सकते हैं मैक्सिमम, तो 101 साइज़ की एरे बना लें। या इंटीजर टाइप का कोई और वेरिएबल क्रिएट करना चाह रहे हैं, उसकी कोई और इन्फॉर्मेशन आपने स्टूडेंट की सेव करनी है आपने, तो उसके लिए भी इस तरह ही एक और वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। बट फिलहाल लेट्स कीप थिंग्स सिंपल, और वही 3 चीज़ें हम रखते हैं, रोल नंबर, नाम और CGPA। सो हमारा पहला स्ट्रक्चर बन गया, उसकी डेफिनेशन हमने यहाँ पे कर दी है। अब कंपाइलर को हमें बताना है कि इसका वेरिएबल क्रिएट करो। अच्छा, किसी भी प्रिमिटिव टाइप का, ये जो ऊपर टाइप्स लिखी हुई हैं, इसका वेरिएबल कैसे क्रिएट करते थे? वेरी सिंपल,
डेटा टाइप का नाम लिखते थे और आगे उस वेरिएबल का नाम लिखते थे। तो यहाँ पे भी हम यही सिंटेक्स अडॉप्ट करेंगे कि अब हमारी डेटा टाइप का नाम है स्टूडेंट और उसका एक वेरिएबल हम क्रिएट करना चाह रहे हैं, उसका नाम आप डिसाइड कर सकते हैं। लेट्स सपोज तो मैं इसका नाम रखता हूँ ST1, स्टूडेंट 1, पूरा स्टूडेंट 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगेन हमें बार बार उसका नाम लिखना है तो उसकी एब्रीविएशन कर लेते हैं ST1। तो जिस तरह यहाँ पे इस लाइन में आप नाम एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं ऑफ टाइप इंटीजर, तो कंपाइलर क्या करता है, आपका डेटा टाइप की साइज़ के बेसिस पे उतनी बाइट्स एलोकेट कर लेते हैं नाम के लिए। इंटीजर चूँकि 4 बाइट का है तो 4 बाइट्स रिजर्व कर ली और नाम के नाम से आप उसे अपने प्रोग्राम में फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 बाइट्स का नाम है। यहाँ पे वही है कि आपने डेटा टाइप का नाम स्पेसिफाई किया, डिफरेंस सिर्फ अब ये है कि डेटा टाइप का नाम वही है जो आपने अभी डेटा टाइप अपनी क्रिएट की है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। तो स्टूडेंट का स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्रिएट करना है तो यहाँ पे उसका टाइप का नाम मेंशन करेंगे स्टूडेंट और स्पेस और आगे उसका नाम, जो भी ऑब्जेक्ट का नाम क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो दिस क्रिएट्स 1 स्टूडेंट इन मेमोरी। नोट करें कि अगर मैं अपने प्रोग्राम में कोई स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ ये टाइप क्रिएट कर ली है, टाइप क्रिएट कर रहा हूँ ना, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्रिएट कर ली है स्टूडेंट के नाम से, तो अभी कोई मेमोरी एलोकेट नहीं हुई, मेमोरी कोई नहीं एलोकेट हुई। अभी मेमोरी उस वक्त तक एलोकेट नहीं होगी जब तक आप उस टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। तो बाय सिंपली क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर डज नॉट एलोकेट एनी मेमोरी फॉर इट। ये बेसिक पॉइंट है, इसको याद रखना है कि दिस इज जस्ट अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ स्टूडेंट, कि एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई देगा मेमोरी के अंदर, वो हम सिर्फ कंपाइलर को बता रहे हैं। इसकी अरेंजमेंट क्या होगी, इसके अंदर एक इंटीजर होगा, रोल नंबर होगा, एक सी स्ट्रिंग होगी 41 साइज की, एक डबल टाइप का वेरिएबल होगा, लेकिन स्टिल एज येट इट डज नॉट एलोकेट एनी मेमोरी। मेमोरी इज एलोकेटेड ओनली वंस व्हेन यू डिक्लेयर अ वेरिएबल ऑफ दैट टाइप, जैसे हम यहाँ कर रहे हैं। और जितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट, जितने वेरिएबल्स क्रिएट करते जाएंगे उतनी ही मेमोरी बार बार एलोकेट होती जाएगी। तो इट इज़ काइंड ऑफ अ ब्लूप्रिंट और अ स्टेंसिल यू कैन से, जिसकी मदद से हम मल्टीपल स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स या वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं। सो इसके कॉरस्पॉन्ड एक स्टूडेंट वेरिएबल बन गया। अगर एक से ज़्यादा क्रिएट करना चाहते हैं तो वही इस तरह पहले क्रिएट करते थे कि अगर num1 क्रिएट किया है साथ में num2 और num3 भी क्रिएट करना चाहते हैं तो इसी तरह यहाँ पे मल्टीपल लाइन के अंदर भी कर सकते हैं, यानी कि इसको लहदा से कर दें स्टूडेंट ST4 चौथा स्टूडेंट इस तरह, या अगर वो टाइप सेम है तो इस तरह प्रिमिटिव टाइप में करते हैं कि एक दफ़ा टाइप लिख के फिर कॉमा सेपरेटेड मल्टीपल नाम देते जाएँ, वही काम यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो दिस लाइन क्रिएट्स 3 इंटीजर वेरिएबल्स, 4 बाइट का num1, 4 बाइट का num2, 4 बाइट का num3। सिमिलरली दिस लाइन क्रिएट्स 3 स्टूडेंट वेरिएबल्स ST1, ST2, ST3। अगर थोड़ा सा गौर कर लेते हैं कि स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल का साइज़ क्या होगा। इंटीजर तो 4 बाइट लेता है मेमोरी में, ये जो हम डिक्लेयर कर रहे हैं ये तो 4-4 बाइट के हैं, स्टूडेंट कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा होगा। तो रोल नंबर होता है इंटीजर टाइप का, हमने रोल नंबर इंटीजर टाइप का बनाया तो ये लेगा 4 बाइट्स। ये सी स्ट्रिंग बनाई है, हर करेक्टर 1 बाइट का है तो ये लेगा 41 बाइट्स, और डबल टाइप का वेरिएबल लेता है 8 बाइट्स। तो टोटल कितनी होगी, एक इसका मतलब है कि स्टूडेंट का साइज़ क्या होगा इन सब का सम, विच इज़ 53 बाइट्स। 4 + 41 + 8 विच इज़ 53। सो इसका मतलब है कि एक स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल जो मेमोरी में क्रिएट कर रहे हैं वो 53 बाइट्स कंज्यूम कर रहा हो। वो 53 बाइट्स 53 बाइट्स मेमोरी के अंदर किस तरह एलोकेटेड होंगी। 53 बाइट्स का आपके पास एक बॉक्स एक तरह से आ गया, जिसमें से पहली 4 बाइट्स रोल नंबर के लिए इस्तेमाल हो रही होंगी, अगली 41 बाइट्स यूज़ हो रही होंगी उसके नेम के स्टोरेज के लिए, और अगली 8 बाइट्स यूज़ हो रही होंगी उसके GPA को स्टोर करने के लिए। तो टोटल 53 बाइट्स। तो अगर मैं यहाँ पे 3 स्टूडेंट के वेरिएबल्स क्रिएट कर रहा हूँ तो 53 बाइट्स इसकी अलहदा होंगी, इसकी अलहदा होंगी और इसकी अलहदा होंगी। 53 बाइट्स 53 टोटल ये बन जाएंगी 159 बाइट्स। जिस तरह यहाँ पे num1 के जो 4 बाइट्स हैं वो डिफरेंट हैं num2 की 4 बाइट्स से, और जो कि डिफरेंट है num3 की 4 बाइट्स से मेमोरी में अलग-अलग पड़े हुए हैं। इस तरह ये तीनों स्टूडेंट वेरिएबल्स भी मेमोरी में अलग-अलग पड़े होंगे। तो दिस शुड बी क्लियर नाउ कि स्ट्रक्चर का सिंटेक्स क्या है डिफाइन करने का, और उसके बाद उसका वेरिएबल क्रिएट करने का क्या तरीक़ेकार है। और एक प्रोग्राम में आप एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर भी ऑब्वियसली यूज़ कर सकते हैं, और आगे जाके ज़रूरत पड़ेगी हम देखेंगे कि एक प्रोग्राम में मल्टीपल स्ट्रक्चर यूज़ हो रहे होंगे। जिस तरह मल्टीपल प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आप यूज़ कर सकते हैं एक प्रोग्राम के अंदर, उसी तरह ही मल्टीपल प्रोग्रामर डिफाइंड या एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स या स्ट्रक्चर्स आप अपने प्रोग्राम के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। यही हमने अगले 2-3 लेक्चर में देखना है। तो ये हमने 3 स्टूडेंट क्रिएट कर लिए। So now before going into the examples of using these objects, using these variables of type student, थोड़ा सा किताब के अंदर से देखते हैं कि उसने यहाँ पे क्या एग्जांपल दी है। ये सेक्शन 11.2 है आपका गैडिस की किताब का, टोनी गैडिस की किताब का। सो इसने भी इस तरह के एग्जांपल दे के स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को मोटिवेट किया यहाँ पे कि लेट्स सपोज कि पेरोल सिस्टम में आप एम्प्लॉय का डेटा स्टोर कर रहे हैं, उसके एम्प्लॉय का नंबर है, उसका नई नेम है, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल, उसके आवर्स हैं, कितने घंटे उसने काम किया है, पे रेट क्या है उसका आवरली, और उसकी ग्रॉस पे क्या बनती है। तो अगर आप स्ट्रक्चर नहीं यूज़ करते, जिस तरह आज से पहले हमें स्ट्रक्चर का नहीं पता था, तो हम इस तरह ही मल्टीपल वेरिएबल बनाते अलग-अलग किसी एक एम्प्लॉय के लिए, और उसके अंदर उसकी वैल्यूज़ को सेव करते।
अलग अलग था। लेकिन अब स्ट्रक्चर के थ्रू चूँकि ये तमाम इन्फॉर्मेशन किसी एक एम्प्लॉई से मुतालिक है, तो बेहतर है कि आप उनको एक जगह पे इकट्ठा कर लें, और स्ट्रक्चर आपको एक्जैक्टली यही अलाउ करते हैं कि स्ट्रक्चर के थ्रू यू कैन ग्रुप सेवरल वेरिएबल्स टुगेदर इनटू अ सिंगल आइटम नोन एज अ स्ट्रक्चर। तो लॉजिकली रिलेटेड वेरिएबल्स विच pertain to a particular object or an entity should be put together in a structure। वही सिंटैक्स उसने यहाँ पे डिस्कस किया, और जो उसने स्ट्रक्ट बना लिया पे रोल के नाम का। वंस अगेन यहाँ पे भी नोट करें कि पे रोल का पी इसने कैपिटल रखा है, और सिंस देयर आर 2 वर्ड्स इन द नेम, तो वो हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटलाइज कर रहा है। हम भी यही कन्वेंशन यूज़ करेंगे अपने कोर्स के अंदर। तो पे रोल हो गया स्ट्रक्चर का नाम, फिर उसके अंदर 5 चीज़ें आ गई, इसका नंबर आ गया, इंटीजर नेम आ गया, और आवर्स, पे रेट और ग्रॉस पे आ गए, जो कि डबल टाइप के वेरिएबल्स हैं। और उन तीनों को चूँकि डबल टाइप के हैं तो एक लाइन में भी इस तरह डिफाइन किया जा सकता है। फिर वेरिएबल कैसे बनाना है, इस तरह हमने अभी स्टूडेंट टाइप के वेरिएबल्स बनाए, तो उसने पे रोल टाइप का वेरिएबल बना लिया डिपार्टमेंट हेड। सो एक स्ट्रक्चर का वेरिएबल ये डिपार्टमेंट हेड बनाया है, तो वो मेमोरी में कैसा दिखाई दे रहा है। तो एक बिग बॉक्स है जो कि कॉरस्पॉन्ड कर रहा है इस वेरिएबल को, डिपार्टमेंट हेड को, जो कि उसके नाम ऊपर उसने नाम लिख दिया है। उसके अंदर फिर उसकी फील्ड्स हैं, एम्प्लॉय नंबर है, एक फील्ड नेम है, आवर्स है, पे रेट है और ग्रॉस पे है। सिमिलरली अगर तीन वेरिएबल्स क्रिएट कर लेंगे तो तीनों के लिए अलग अलग मेमोरी एलोकेट होगी। इसके लिए अलग से डिपार्टमेंट हेड का एक वेरिएबल बनाया, फॉरमैन वेरिएबल बनाया, एसोसिएट एक वेरिएबल बनाया। तो हर एक के अंदर अपनी अपनी फील्ड्स एग्जिस्ट कर रही हैं, एम्प नंबर भी एग्जिस्ट कर रहा है, नेम भी, आवर्स भी, पे रेट भी, ग्रॉस पे भी, और हर एक का नाम ऑब्वियसली डिफरेंट होगा। तो वेरिएबल के नेम तो यूनिक होने चाहिए, सेम नाम के 2 वेरिएबल नहीं हो सकते एक स्कोप के अंदर। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट हेड रखा है नाम, यहाँ पे फोरमैन रखा है, यहाँ पे एसोसिएट रखा है, और हमने अपनी एग्जाम्पल में ST1, ST2, ST3 रखे। सो दैट्स हाउ यू डिफाइन स्ट्रक्चर्स एंड डिफाइन देयर वेरिएबल्स। 2 मजीद एग्जाम्पल्स उसने यहाँ पे दिए हैं। टाइम का एक स्ट्रक्चर बनाया है, और उसके अंदर आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स हैं, और डेट का एक स्ट्रक्चर बनाया है, डे, मंथ और ईयर, तीनों इंटीजर्स हैं, यहाँ पे भी तीनों इंटीजर हैं। और टाइम का वेरिएबल कैसे बनेगा, डेट का वेरिएबल कैसे बनेगा, वो बताया। तो लाइन पे 2 की भी रीडिंग एक बार कर लीजिएगा। और अब हम बात करते हैं कि इनके मेंबर्स को एक्सेस कैसे करेंगे आप। ये जो सेक्शन नंबर 3 है कि एक्सेसिंग स्ट्रक्चर मेंबर्स, अब स्ट्रक्चर आपने बना लिया, उसके अंदर की वैल्यू सेव करनी है, वो कैसे करेंगे। नाउ बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द एग्जांपल, लेट मी मेक अ सिंपल मॉडिफिकेशन हियर, कि मैं यहाँ पे इसके नेम को फिलहाल चेंज करके स्ट्रिंग करने लगा, ताकि डिस्कशन थोड़ी सी सिंपल हो सके। वरना उसके लिए हमें वो गेट लाइन वगैरह इस्तेमाल करना पड़ेगा। यू आर फेमिलियर विद दैट, हमने सी स्ट्रिंग पढ़ी हुई है PF के कोर्स के अंदर, बट जस्ट टू मेक इट अ लिटिल सिंपलर इन द स्टार्ट, आई एम गोइंग टू मेक इट अ स्ट्रिंग, सिंपल स्ट्रिंग। सो रोल नंबर है, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल नेम है, और डबल GP है। लेट्स सपोज मैं स्टूडेंट 1 के वेरिएबल्स के मेंबर वेरिएबल्स के अंदर ये कहलाएंगे इस स्टूडेंट के वेरिएबल के मेंबर वेरिएबल्स। तो देयर आर 3 मेंबर वेरिएबल्स हियर। उनको कैसे एक्सेस करेंगे, तो उनको एक्सेस करने के लिए हमारे पास डॉट का ऑपरेटर अवेलेबल है। सो अगर मैं ST1 डॉट करूँगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो में मेरे पास अब ऑप्शन दे रहा है कि आप उसका क्या एक्सेस करना चाहते हैं। उसका CGP एक्सेस करना चाहते हैं, नेम एक्सेस करना चाहते हैं, या कि इसका रोल नंबर एक्सेस करना चाहते हैं। लेट्स सपोज मैं इसका रोल नंबर एक्सेस करना चाहता हूँ। तो रोल नंबर इज इक्वल टू कोई भी नंबर जो आप स्पेसिफाई करना चाहें, 1 2 3 लेट्स सपोज। तो ये इन्फॉर्मेशन 1 2 3 मैं असाइन कर रहा हूँ ST1 डॉट रोल नंबर में, स्टूडेंट 1 का रोल नंबर में। तो स्टूडेंट 1 उस वेरिएबल का नाम है, डॉट करके उसके अंदर जाएंगे और फिर रोल नंबर को एक्सेस करेंगे। तो डॉट का ऑपरेटर किसी भी स्ट्रक्चर के नाम से उसके अंदर जाके उसके किसी मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिमिलरली ST1 डॉट नेम, नेम के अंदर मैं कुछ स्टोर करना चाहता हूँ, और उसके GPA के अंदर कुछ सेव करना चाहता हूँ। लेट्स सपोज उसका CGPA है 3.23। तो ये मैंने स्टूडेंट 1 के अंदर तमाम इन्फॉर्मेशन सेव कर ली। तो दीज आर जस्ट असाइनमेंट स्टेटमेंट्स। रोल नंबर इज एन इंटीजर, तो इसके अंदर कोई भी इंटीजर वैल्यू स्टोर की जा सकती है, वो मैंने कर ली। डिफरेंस इज ओनली क्या वो रोल नंबर से पहले मैं ST1 और डॉट लिख रहा हूँ, सिमिलरली नेम से पहले भी और सिमिलरली GPA से पहले भी। तो ST1 के अंदर, ST1 को अगर आप मेमोरी में इसी तरह से विजुलाइज करें, इस तरह से यहाँ पे विजुलाइज किया है, तो उसकी फील्ड के अंदर, नेम वाली फील्ड के अंदर और रोल नंबर वाली फील्ड के अंदर और GPA वाली फील्ड के अंदर वो इन्फॉर्मेशन चली गई है जो कि मैंने यहाँ पे स्टोर की है। ST2 और ST3 में भी क्या पड़ा होगा, या ये काम जब हम नहीं कर रहे थे उससे पहले ST1, ST2, ST3 तीनों में क्या पड़ा हुआ था, जंक, गार्बेज वैल्यूज़ पड़ी होंगी। हर एक कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर वेरिएबल्स के अंदर गार्बेज वैल्यूज़ पड़ी होंगी। तो मैंने ST1 के अंदर ये डेटा स्टोर करवा दिया, और ST2, ST3 के अंदर अभी भी गार्बेज वैल्यू स्टोर्ड है, रैंडम वैल्यू स्टोर्ड है। और वो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि उसके इसमें कंपाइलर क्या करेगा। फॉर एग्जांपल मैं उसको इनिशियलाइज़ किए बगैर यहाँ पे उसके रोल नंबर को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, मैंने अभी तक उसमें कुछ स्टोर नहीं किया। सिमिलरली मैं उसके नेम को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, या मैं उसके CGPA को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। अलग लाइन पे इन तीनों को डिस्प्ले कर देते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। दिस कोड व्हेन एग्जीक्यूटेड विल रिजल्ट इन अ सॉर्ट ऑफ अ रन टाइम एरर बिकॉज आई हैव नॉट इनिशियलाइज्ड दोज मेंबर वेरिएबल्स। और यहाँ पे एरर इसलिए इंडिकेट कर रहा है कि ऊपर मैंने अब स्ट्रिंग टाइप इस्तेमाल की है
उसके लिए मुझे स्ट्रिंग की हेडर फाइल भी इंक्लूड करनी चाहिए। तो नाउ लेट अस एग्जीक्यूट। और यहाँ पे देख सकते हैं कि वो गार्बेज वैल्यूज डिस्प्ले कर रहे हैं। रोल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू डिस्प्ले हुई है, जीपी के कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू डिस्प्ले हुई है, और नेम चूँकि एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो एम्प्टी स्ट्रिंग डिस्प्ले कर रहा है। सो whenever you define a variable of type struct, किसी भी स्ट्रक्चर की टाइप का जब आप वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो अगर आप उसको इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो उसके अंदर गार्बेज वैल्यूज़ को डिस्प्ले करेगा। सो हमने यहाँ पे अब उसके अंदर कुछ वैल्यू स्टोर कर ली, और ये वाली लाइन अब मैं नीचे मूव करने लगा हूँ। आउटपुट वाली जो लाइन है वही डेटा सेव किया है और उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। लेट्स सी कि वो अप्रोप्रिएटली डिस्प्ले करता है या नहीं करता। हाँ, यू कैन सी कि उसका रोल नंबर डिस्प्ले हुआ है 123 जो कि मैंने स्टोर किया था, ABCDEF उसका नाम डिस्प्ले हुआ है, उसका CGPA डिस्प्ले हुआ है। सिमिलरली अगर मैं ST2 के साथ इस वक्त वही करूँगा, डिस्प्ले करूँगा, तो वो वही गार्बेज और रैंडम वैल्यूज डिस्प्ले कर देगा। एंड सिमिलरली फॉर ST3। तो लेटर ऑन अगर मैं चाहूँ तो मैं ST2 के अंदर भी वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। लेट्स टेक इट फ्रॉम द यूज़र। यूज़र से भी आप इनपुट ले सकते हैं, और जो यूज़र ने एंटर किया है वो ST2.roll नंबर में स्टोर कर दो, और सिमिलरली इसका नाम एंटर करवाएं और नाम को स्टोर कर दें ST2.name में। और अगर नेम के अंदर स्पेसिस आ सकती हैं तो देन आपको गेट लाइन का फंक्शन इस्तेमाल करना चाहिए। उसी तरह से अब यहाँ पे देखिए कि नेम के बजाय मैंने ST2.name लिखा है, सिर्फ रोल नंबर के बजाय ST2.roll नंबर लिखा है, क्योंकि रोल नंबर नाम का तो कोई वेरिएबल नहीं है। यहाँ पे मेन के अंदर रोल नंबर नाम का कोई वेरिएबल नहीं है। तो मैं कौन से रोल नंबर की बात कर रहा हूँ? Student2 जो मैंने वेरिएबल ऊपर क्रिएट किया है, ये क्रिएट किया है, इसके रोल नंबर की बात कर रहा हूँ। सिमिलरली इसके नेम की बात कर रहा हूँ, और सिमिलरली GPA भी एंटर करवाएं और उसको भी स्टोर करवा दें। और उसके बाद जिस तरह मैंने यहाँ पे ST1 के लिए डिस्प्ले किया है, उसी तरह ही ST2 के लिए भी इसको डिस्प्ले करके देख लेते हैं। लेट्स एग्जीक्यूट दिस। तो वही ST1 की इन्फॉर्मेशन उसने वैसे डिस्प्ले करती जो हमने प्रोग्राम के अंदर स्टोर करवाई थी। रोल नंबर पूछ रहा है, इसका रोल नंबर लेट्स सपोज 456 है। इसका नेम के लिए इसने प्रॉम्प्ट नहीं की। अगेन द रीज़न बीइंग, प्रॉम्प्ट किया लेकिन वेट नहीं किया। रीज़न बीइंग कि इसके बाद जब मैंने रोल नंबर एंटर किया तो बफर में इसके बाद वो बैकस्लैश n पड़ा रह गया। अगर मैं अगली इनपुट भी एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर से रीड करता तो वो बैकस्लैश n उसकी लीडिंग वाइट स्पेस बन जाता और वो उसे इग्नोर कर देता। लेकिन अगली इनपुट क्योंकि मैं गेट लाइन से कर रहा हूँ तो देयरफॉर आई नीड टू इग्नोर दैट बैकस्लैश n विच वाज रिमेनिंग इन द बफर। वो मैं यहाँ पे इस तरह से कर दूँ तो वो बैकस्लैश n जो कि रोल नंबर के बाद यूज़र ने एंटर किया है उसको इग्नोर कर दिया, बफर खाली हो गया। अब वो वेट करेगा यूज़र के लिए कि वो नेम एंटर करे। रोल नंबर 456 नेम एंटर कर रहे हैं YZ और GPA लेट्स सपोज 2.8, और वही इन्फॉर्मेशन जो मैंने एंटर की वो डिस्प्ले हो रही है 456WXYZ 2.8। और लेट्स सपोज अब ST1 के लिए हमने खुद से वैल्यूज दे दी थी, ST2 के लिए यूज़र से वैल्यूज ले ली। अब ST3 के लिए मैं कहता हूँ जी कि ST3 के रोल नंबर में वही रोल नंबर चला जाए जो ST2 का है। तो ये वेरिएशन भी देख लेते हैं कि मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ, अब असाइन कर रहा हूँ ST3.roll नंबर में ST2.roll नंबर। तो ST2.roll नंबर के अंदर जो भी यूज़र ने एंटर किया होगा तो ST2.roll नंबर में स्टोर हो गया, हमने डिस्प्ले भी कर लिया था, यहाँ वेरीफाई भी कर लिया था। अब वही ST3.roll नंबर में चला जाए। सिमिलरली ST3.name इज इक्वल टू ST2.name, एंड सिमिलरली GPA के लिए भी ऐसे ही करें। और फिर इसको ST3 की भी तीनों चीज़ों को डिस्प्ले कर लेते हैं ताकि पता चल जाए कि वो अप्रोप्रिएटली डिस्प्ले हुआ है कि नहीं। यहाँ पे ST2 डिस्प्ले कर देते हैं आउटपुट में ताकि पता चल जाए कि ST2 से ये आउटपुट आ रही है, और यहाँ पे ST3 डिस्प्ले कर देते हैं ताकि पता चल जाए ST3 से ये आउटपुट आ रही है। तो रोल नंबर एंटर कर रहे हैं 789, नेम एंटर कर रहे हैं, GPA एंटर कर रहे हैं, और ST2 की इन्फॉर्मेशन भी वही है, और ST3 के अंदर भी जो कि हमने वही डिस्प्ले सेव करवा लिया तो ST3 के अंदर भी वही इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। बट ST2 एंड ST3 आर टू सेपरेट ऑब्जेक्ट्स। करंटली उसमें डेटा वही पड़ा हुआ है चूँकि हमने वही डेटा उसमें स्टोर करवाया है, लेकिन दो ऑल थ्री ऑफ देम आर ST1, ST2 एंड ST3 आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो ये हो गया आपके स्ट्रक्चर का एक इंतहाई बेसिक एग्जाम्पल जिसमें हमने नई डेटा टाइप क्रिएट की है, उसके मेंबर वेरिएबल्स स्पेसिफाई किए हैं, फिर उस टाइप के वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, उससे हमने डेटा खुद से स्टोर करवाया, आउटपुट करके देखा है, फिर यूज़र से डेटा लिया, उसको आउटपुट किया, फिर असाइनमेंट करके डेटा उसके अंदर स्टोर करवाया, उसको भी आउटपुट करके देख लिया।
तो एक सिंपल स्ट्रक्चर आपको बनाने के काबिल होना चाहिए, उसको इसी तरह से डॉट ऑपरेटर की मदद से उसके वेरिएबल्स को एक्सेस करने के काबिल भी आपको होना चाहिए। यही चीज़ वो यहाँ सेक्शन 11.3 में डिस्कस कर रहा है, डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल। ऊपर जो उसने पेरोल टाइप का स्ट्रक्चर बनाया है, तो उसके अंदर एम्प्लॉय के नंबर को स्टोर कर रहा है, इस तरह तीनों के एम्प्लॉय के नंबर्स को स्टोर कर रहा है, यहाँ पे उनके तमाम वेरिएबल्स को एक्सेस कर रहा है। वही डॉट ऑपरेटर का यूजेज है और ये कंप्लीट प्रोग्राम है, प्रोग्राम 11.1, जिसमें वो पेरोल टाइप का स्ट्रक्चर भी बना रहा है और फिर उसको इस्तेमाल भी कर रहा है इनपुट लेके स्टोर करने के लिए। और यहाँ पर भी नोट कीजिएगा एक नोट का इस्तेमाल, चूँकि प्रीवियस इनपुट एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर से ली गई थी, बैक सेशन बफर के अंदर था, उसको इग्नोर करना जरूरी है, वरना गेट लाइन का फंक्शन बैक सेशन को देख के ही स्टॉप कर जाएगा। तो जिस हमने इग्नोर किया वो यहाँ पे लाइन नंबर 26 में वो इग्नोर का इस्तेमाल कर रहा है एंड सो ऑन। तो इस एग्जांपल को भी एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखने वाली ये है कि अगर आप एक स्ट्रक्चर के वेरिएबल को डिस्प्ले करना चाहते हैं या इनपुट लेना चाहते हैं या उसमें कुछ असाइन करवाना चाहते हैं, तीनों काम हमने करके देख लिए हैं, आउटपुट भी करवा ली, असाइनमेंट भी करवा ली, यूजर से इनपुट भी ले लिए। तो स्ट्रक्चर के मेंबर वेरिएबल्स की इनपुट भी, उसकी आउटपुट भी, उसकी असाइनमेंट भी मेंबर बाय मेंबर होगी, कंप्लीटली नहीं हो सकती, एक लाइन में नहीं हो सकती, इकट्ठी नहीं हो सकती। यानी कि अगर मैं ये कहूँ SP2 को या SP3 को डिस्प्ले कर दो, पूरे ऑब्जेक्ट को ही डिस्प्ले कर दो, तो दिस वोंट वर्क, दिस विल रिजल्ट इन अ कंपाइल टाइम एरर कि स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट डायरेक्टली डिस्प्ले करने के काबिल नहीं है कंपाइलर, उसको नहीं पता स्टूडेंट के अंदर क्या पड़ा हुआ है और उसको कैसे डिस्प्ले करना है। तो वीगा प्रोग्रामर, आपने एक टाइप क्रिएट की है तो आपको पता है कि इसके अंदर क्या कुछ पड़ा हुआ है और आप उसे मेंबर बाय मेंबर डिस्प्ले करेंगे, तो उसको इकट्ठा डिस्प्ले करना मुमकिन नहीं है, दिस विल नॉट वर्क। सिमिलरली अगर आप कहें कि मैंने इनपुट लेनी है और इकट्ठी इनपुट लेके SP1 में सेव कर देनी है, वेयर SP1 इज अ स्टूडेंट, तो वंस अगेन ये भी काम नहीं करेगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन ऑपरेटर को नहीं पता कि वो स्टूडेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह उसमें डेटा रीड करना है। तो इनपुट भी जिस तरह हमने यहाँ पे ली SP2 के अंदर, रोल नंबर की लैदा ली, नेम की लैदा ली, GPA की लैदा लेनी पड़ेगी, इकट्ठी नहीं कर सकते। यानी कि ये एग्रीगेट ऑपरेशन के तौर पे आउटपुट या इनपुट आप परफॉर्म स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल्स के ऊपर नहीं कर सकते। सिमिलरली आउटपुट इनपुट की हमने बात कर ली। अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं तो दो स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल्स को, तो वो भी आप एग्रीगेटली नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप ये करना चाहें इफ़ SP1 इज़ लेस देन SP2, तो डिस्प्ले वन मैसेज, वन इज़ स्मॉलर, एल्स डिस्प्ले SP1 इज़ नॉट स्मॉलर। इक्वल भी हो सकते हैं, SP1 भी स्मॉलर हो सकता है इस केस में। तो यहाँ पे भी उसी किस्म का एरर देगा कि जी कोई रिलेशनल ऑपरेटर भी आप इनके ऊपर स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल्स के ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते। वंस अगेन द रीज़न बीइंग के कंपाइलर डजंट नो हाउ टू कंपेयर टू स्टूडेंट्स, इट नोज हाउ टू कंपेयर टू इंटीजर्स। प्रिमिटिव टाइप्स के बारे में वो जानता है, दो डबल टाइप के वेरिएबल कैसे कंपेयर होंगे, दो कैरेक्टर कैसे कंपेयर होंगे, फ्लोट कैसे कंपेयर होंगे, शॉर्ट टाइप के वेरिएबल या बूल टाइप के वेरिएबल कैसे कंपेयर होंगे, उनको इनपुट आउटपुट करना भी जानता है। लेकिन स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल्स को ना उसे आउटपुट करना जानता है, वो ना इनपुट करना जानता है और ना ही उनको कंपैरिजन करना जानता है। लेकिन इक्वल टू ऑपरेटर भी अगर आप परफॉर्म करके दोनों की इक्वलिटी भी चेक कर रहे हो तो तब भी वो काम नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे हम लेट्स सपोज हम इस किस्म का काम करना चाह रहे हैं कि बोथ आर इक्वल, बोथ आर सेम एंड बोथ आर नॉट सेम या बोथ आर डिफरेंट, तो वो भी आप डायरेक्टली एग्रीगेटली नहीं कर सकते। तो जो तीन ऑपरेशन हमने डिस्कस किए, इनपुट, आउटपुट और कंपैरिजन, these operations will not work aggregately। एग्रीगेटली से मुराद क्या, इकट्ठा पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर वो यूज़ नहीं कर सकते आप, पूरे ऑब्जेक्ट को आउटपुट नहीं कर सकते, इनपुट नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते। these must be done member by member। वो हमने इन दोनों की एग्जांपल तो पहले देख ली कि अगर आपने आउटपुट करना है एक स्ट्रक्चर के वेरिएबल को तो उसको मेंबर बाय मेंबर आउटपुट करना पड़ेगा, खुद से उसके मेंबर वेरिएबल्स को, जो कि इंटीजर होगा, स्ट्रिंग होगा, डबल होगा, किसी और टाइप का वेरिएबल होगा, उसको एक्सेस करना पड़ेगा, डिस्प्ले करना पड़ेगा। उसी तरह मेंबर बाय मेंबर उसको इनपुट लेना पड़ेगा, जिस तरह हमने यहाँ पे इनपुट लिया, और मेंबर बाय मेंबर ही उसको कंपेयर करना पड़ेगा, जैसे कि अभी हम देखने लगे हैं वेरी शॉर्टली। तो दीज ऑपरेशंस, दीज थ्री ऑपरेशंस 1, 2 and 3 विल नॉट वर्क एग्रीगेटली। तो अगर मैंने दो स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल्स को कंपेयर करना है तो वो कैसे करूँगा? देखिए दो स्टूडेंट्स कब इक्वल होंगे, दो स्टूडेंट टाइप के वेरिएबल कब इक्वल कहलाएंगे? जब दोनों का रोल नंबर भी सेम हो, दोनों का नाम भी सेम हो और दोनों का GPA भी सेम हो, है तभी इक्वलिटी एग्जिस्ट करती है। किसी एक फील्ड में भी अगर डिफरेंस आ रहा है तो वो इक्वल नहीं कहलाएंगे। तो ये तो नहीं काम कर रहा था, तो कैसे करना पड़ेगा? SP1 और SP2 ही लेट्स सपोज कंपेयर कर रहे हैं, तो SP1 डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू SP2 डॉट रोल नंबर, दोनों का रोल नंबर सेम, एंड
st1 डॉट नेम इज इक्वल टू st2 डॉट नेम एंड st1 डॉट cgpa इज इक्वल टू st2 डॉट cgpa। तो तभी मैं कहूँगा कि हाँ जी ये दोनों इक्वल हैं, both students are same। एल्स जैसे एक फील्ड में भी अगर डिफरेंस आ गया, तीनों में हमने एंड लगाया, कंपाउंड कंडीशन लगाई और एंड लगाया, तो तीनों में से कोई एक फील्ड भी डिफरेंट है तो both students are different। तो दो स्टूडेंट टाइप के वेरिएबल तब कब सेम कहलाएंगे? अब ये लॉजिक आपने बनानी है। आप ये भी कह सकते हैं कि अगर दो स्टूडेंट्स के रोल नंबर सेम है तो दे आर सेम। किसी कॉन्टेक्स्ट में अगर ये लॉजिक काम करती है, कोई प्रॉब्लम अगर ये लॉजिक रिक्वायर कर रहा है तो तब वो सेम कहलाएंगे। या किसी और लॉजिक में अगर कोई स्टूडेंट्स को अवार्ड वगैरह देना है और दो स्टूडेंट्स का जीपीए सेम है तो यू कैन से कि दो बोथ आर इक्वल, बोथ शुड बी ट्रीटेड सेम। लेकिन हम यहाँ पे एक ग्लोबल अप्रोच ले रहे हैं, बिगर अप्रोच ले रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि ये तीनों एस्पेक्ट सेम होने चाहिए तभी सेम होगा, अदरवाइज सेम नहीं होगा। अब इसको चला के भी देख लेते हैं वो कंपेयर बाकी सही तो करता है कि नहीं करता है। st1 के अंदर तो आपको याद है हमने क्या स्टोर किया हुआ है, ये स्टोर किया हुआ है। तो दूसरे स्टूडेंट का जो रोल नंबर है वो हम डिफरेंट एंटर कर देते हैं, नेम वही एंटर कर देते हैं, जीपीए भी वही एंटर कर देते हैं। तो लेट्स सी कि आउटपुट क्या आ रही है। यहाँ पे लास्ट लाइन देखिए आउटपुट की, पहली वाली तो वही आउटपुट आ रही है जो हमने पहले लिखी है कोड। बोथ स्टूडेंट्स आर डिफरेंट बिकॉज स्टूडेंट 1 के अंदर रोल नंबर 1 2 3 था और इसमें 4 5 6 है, तो पहली कंडीशन ट्रू नहीं हुई, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, तो वो कंडीशन फॉल्स हो गई, उसने ये वाला मैसेज डिस्प्ले कर दिया, बोथ स्टूडेंट्स आर डिफरेंट। और अगर मैं यहाँ पे सेम डेटा दे दूँ 1 2 3 ABCDEF और 3.23 तो आउटपुट आ रही है बोथ स्टूडेंट्स आर सेम। st1 st2 का डेटा बिल्कुल डिटो सेम है। सो जितने भी आपने रिलेशनल ऑपरेटर्स परफॉर्म करने हैं स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल्स के ऊपर, रिलेशनल ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, दे मस्ट बी डन एलिमेंट बाय एलिमेंट। तो एग्रीगेटली नहीं चलेंगे, इनपुट भी नहीं, आउटपुट भी, कंपैरिजन भी नहीं, और दे मस्ट बी डन एलिमेंट बाय एलिमेंट, मेंबर बाय मेंबर। लॉजिक उसकी प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी कर सकती है। हमने इस केस में तीनों एस्पेक्ट्स को कंपेयर किया है। आप फॉर एग्जांपल अगर चेक करना चाह रहे हैं एक स्टूडेंट दूसरे से छोटा है कि नहीं है, तो आप रोल नंबर की बेसिस पे भी कंपैरिजन कर सकते हैं, सिर्फ नेम की बेसिस पे भी कंपैरिजन कर सकते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स की एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको लिस्ट चाहिए, रोल नंबर ऑर्डर में नहीं चाहिए, तो जिसका नेम छोटा होगा वो पहले आएगा, अल्फाबेटिकली छोटा होगा, नॉट लेंथ वाइज। और सिमिलरली आप जीपीए की बेसिस पे एक लिस्ट बनाना चाह रहे हैं, हाईएस्ट जीपीए टू लोएस्ट जीपीए, तो उस वक्त आप कंसिडर कर सकते हैं कि जिसका जीपीए हायर है वो पहले आएगा। तो हमने यहाँ पे तीनों को कंपेयर करके, तीनों एस्पेक्ट्स को, तीनों उसके मेंबर वेरिएबल्स को कंपेयर करके एग्जाम्पल में देख लिया। तो आप भी कोई भी स्ट्रक्चर अगर बना रहे हैं तो उसके मेंबर्स को अगर, उसके वेरिएबल्स को अगर कंपेयर करना है दो स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स को, तो वो इसी तरह ही होगा, मेंबर बाय मेंबर, सिंपली इस तरह नहीं होगा, दिस वोंट वर्क, जैसा हमने यहाँ पे डिस्कस किया। यहाँ पे भी वो यही बता रहा है कि जी आउटपुट नहीं कर सकते आप एक ऑब्जेक्ट को, एक वेरिएबल को, किसी भी स्ट्रक्चर के वेरिएबल को, उसको मेंबर बाय मेंबर ही इंस्टेड ईच मेंबर मस्ट बी सेपरेटली पास टू सी आउट, जिस तरह हमने ऊपर अपने एग्जांपल में देखा है। अच्छा जी, यहाँ पे आप अगली एग्जांपल है, यहाँ पे इसमें एक स्ट्रक्चर बनाया है सर्कल का जी। सर्कल के अंदर तीन चीज़ें हैं, ये डबल टाइप की हैं, रेडियस है, उसका डायमीटर है, उसका एरिया है। सर्कल का एक वेरिएबल बना लिया, सर्कल टाइप का वेरिएबल सी, स्मॉल सी, तो यूजर से डायमीटर लिया, सी डॉट डायमीटर, डायमीटर को 2 से डिवाइड करके उसका रेडियस कैलकुलेट कर लिया और फिर उसका एरिया कैलकुलेट कर लिया, वही पाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला है। तो आर स्क्वायर कर लिया पावर के फंक्शन के थ्रू, उसको पाई से मल्टीप्लाई कर लिया, और पाई क्या है, ये ऊपर नेम कांस्टेंट बनाया हुआ है 3.14159, तो उसका एरिया कैलकुलेट कर लिया। यूजर से सिर्फ एक चीज़ ली है, डायमीटर, और रेडियस उससे कैलकुलेट कर लिया, एरिया उससे कैलकुलेट कर लिया, और उसके बाद उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। द नेक्स्ट एग्जाम्पल वो कंपैरिजन डिस्कस कर रहा है कि दो सर्कल के ऑब्जेक्ट्स को, वेरिएबल्स को अगर आपने कंपेयर करना है तो डायरेक्टली इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते, दिस विल रिजल्ट इन एन एरर। तो आपको मेंबर बाय मेंबर करना पड़ेगा, और दो सर्कल्स कब सेम के लाएंगे, जब उनका रेडियस भी सेम हो, डायमीटर भी सेम हो और एरिया भी सेम हो। तो एंड करके उसने तीनों चीज़ों को पुट किया। सो दिस इज सेक्शन 11.3 जिसमें से कंपैरिजन इनपुट आउटपुट की बात की है। वी हैव डिस्कस दिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर एग्जांपल स्टूडेंट, और यहाँ पे उसने सर्कल की एग्जांपल दी है, इससे पहले एम्प्लॉय की पे रोल की एग्जांपल भी डिस्कस की है। तो किताब से भी साथ साथ पढ़ना वन सेकेंड ज़रूरी होगा, जिस तरह पीएफ के कोर्स में भी मैं कहता था, तो यहाँ पे भी किताब पढ़ना इज़ एक्सट्रीमली नेसेसरी। ओके, सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सेक्शन, एक चीज़ और यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमने डिस्कस किया कि ये ऑपरेशन इनपुट आउटपुट और कंपैरिजन के जो ऑपरेशन हैं ये एग्रीगेटली परफॉर्म नहीं किए जा सकते, दे मस्ट बी परफॉर्म्ड मेंबर बाय मेंबर। एक ऑपरेशन जो एग्रीगेटली परफॉर्म किया जा सकता है स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल्स के ऊपर, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, हर केस में ये काम नहीं करेगा लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस दिस विल वर्क, वो है असाइनमेंट के स्ट्रक्चर की असाइनमेंट। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे कर रहे थे, वी आर असाइनिंग डेटा फ्रॉम st2 टू st3, तो st2 का रोल नंबर उठाया, st3 के रोल नंबर में सेव कर दिया, st2 का नेम उठाया, st3 के नेम में सेव कर दिया, सिमिलरली जीपीए उसके जीपीए में सेव कर दिया। तो ये वाला काम, इसको अगर मैं कमेंट आउट कर दूँ, ये वाला काम आप इकट्ठा भी कर सकते हैं, मतलब एग्रीगेटली भी परफॉर्म कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स यू कुड डू इट लाइक दिस,
जिस तरह आप नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल्स या किसी और प्रिमिटिव टाइप के वेरिएबल्स को असाइनमेंट करते थे, वो स्ट्रक्चर टाइप के, स्टूडेंट टाइप के वेरिएबल्स के ऊपर भी इस तरह चलेगी। दिस नॉट रिजल्ट इन अ सिंटेक्स एरर, कंपाइल टाइम एरर नहीं आएगी। यानी कि ST2 का डेटा उठाओ और ST3 में स्टोर कर दो। अब वो उसके अंदर से खुद बाइट बाय बाइट इसको कहते हैं बाइट बाय बाइट कॉपी या बिट वाइज कॉपी, बिट बाय बिट कॉपी कर लेगा। मतलब ST2 के अंदर, मेमोरी के अंदर ST2 जहाँ पे बना हुआ है मेमोरी के अंदर, उसकी जितनी भी बाइट्स हैं वो एक एक बाइट उठा के ST3 की जगह पे कॉपी कर देगा। तो इफेक्ट उसका यही होगा कि जो रोल नंबर इसके अंदर पड़ा हुआ है वो इसके अंदर चला जाएगा, जो नाम और GPS के अंदर पड़ा हुआ है वो भी इसके अंदर चला जाएगा। तो चला के भी वेरीफाई कर लें। ST1 का डेटा डिस्प्ले हो रहा है। ST2 के लिए रोल नंबर एंटर करते हैं, लेट्स सपोज 786, नेम एंटर करते हैं, लेट्स सपोज XYZ, और GP एंटर करते हैं, लेट्स सपोज 2.5। तो ST2 के अंदर भी वही 3 चीज़ें और ST3 के अंदर भी वही 3 चीज़ें, 786 XYZ एंड 2.5 ड्यू टू एग्जीक्यूशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। पहले हम एलिमेंट बाय एलिमेंट कर रहे थे, मेंबर बाय मेंबर कर रहे थे, अब हम उसको एग्रीगेटली एक ही असाइनमेंट स्टेटमेंट के थ्रू कर रहे हैं। तो ये भी कर सकते हैं। ये जैसे मैंने पहले कहा कि हर केस में नहीं चलेगा। शुरू में हम जितनी एग्जाम्पल देख रहे हैं इसमें काम करेगी ये स्टेटमेंट, बाइट टू बाइट कॉपी काम करेगी। जो आने वाले चंद एक लेक्चर्स में भी हम एग्जाम्पल देखेंगे, वहाँ पर भी ये काम कर रहा होगा। लेकिन कुछ केसेस फ्यूचर में जाके हम देखेंगे वहाँ पे ये वाला काम नहीं हो पाएगा। तो यू कैन ऑलवेज रिवर्ट बैक टू दिस वन। ठीक है, अपनी मर्जी से कॉपी एलिमेंट बाय एलिमेंट आप को करना आना चाहिए, और कुछ जगहों पे वो करना ज़रूरी भी हो जाएगा। फिलहाल उन एग्जाम्पल्स की बात मैं जानबूझ के इस वक्त नहीं कर रहा जहाँ पे ये काम नहीं करेगा, क्योंकि वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज़ में वो एग्जाम्पल सामने आएंगी, बट सामने ज़रूर आएंगी इस कोर्स के अंदर ही। तो दिस विल वर्क फॉर द मोमेंट, बट लेटर ऑन वी विल हैव टू रिवर्ट बैक टू दिस मेथड ऑफ पॉपिंग डेटा। सो कमिंग बैक टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स। कि स्ट्रक्चर को आप इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब आपने स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल बनाए हैं ये, तो इसके अंदर जंक वैल्यूज़ पड़ी हुई थी, वो हमने डिस्प्ले करके भी देखा था, गार्बेज वैल्यूज़ पड़ी हुई थी। आप शुरू में ही उसको डेटा कैसे अपनी मर्ज़ी का असाइन कर सकते हैं। ST1 के अंदर हमने बाद में असाइनमेंट स्टेटमेंट के थ्रू, असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू डेटा असाइन किया है, मेंबर बाय मेंबर जाके, रोल नंबर के अंदर लहदा से, नेम के अंदर लहदा से, GP के अंदर लहदा से। तो इसको इकट्ठा कैसे किया जा सकता है, उसका सिंटेक्स किया। तो उसका सिंटेक्स यहाँ पे उसने एक्सप्लेन किया। हम यहाँ पे अपने एग्जांपल के अंदर पहले से देखते हैं, देन उसकी तरफ वापस आते हैं। तो फॉर सिंप्लिसिटी वंस अगेन मैं इसको फिलहाल बाकी दो की डिक्लेरेशन को अगली लाइन पे मूव कर रहा हूँ। ST1 में हम ये डेटा सेव करना चाह रहे थे, पहले यही डेटा सेव किया था। तो इसको अब इनिशियलाइजेशन के थ्रू अगर करेंगे तो उसका क्या सिंटेक्स है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। इक्वल टू आगे कर्ली ब्रेसेस। ये तकरीबन वैसे ही सिंटेक्स है जैसा एरे का इनिशियलाइजेशन का सिंटेक्स होता है। यानी कि आपने एरेस देखी होंगी, आपने अगर एरे बनाई है कोई फॉन्ट साइज़ की, उसको इनिशियलाइज करना चाहते हैं, लेट्स सपोज इस तरह। तो जो सिंटेक्स यहाँ पे यूज़ हो रहा है राइट हैंड साइड के ऊपर एरे को इनिशियलाइज करने के लिए, वही सिंटेक्स यहाँ पे भी है तकरीबन। यहाँ पे अब स्टूडेंट का नाम आ रहा है, स्टूडेंट स्ट्रक्चर का नाम आ रहा है, उसके वेरिएबल का नाम आ रहा है, और आगे कर्ली ब्रेसेस का पेयर। अब आगे ऑर्डर मैटर करेगा। जिस ऑर्डर में आपने यहाँ पे वैल्यू स्पेसिफाई की हैं, वेरिएबल स्पेसिफाई किए हैं, उसी ऑर्डर में उनकी इनिशियल वैल्यूज़ भी स्पेसिफाई करनी होगी। यानी कि आपको याद रखना होगा कि सबसे पहला एक इंटीजर है जो कि रोल नंबर है, फिर आगे एक स्ट्रिंग है जो कि नेम है, और फिर एक डबल टाइप का वेरिएबल है जो कि GP है। तो ऑर्डर चेंज कर देंगे तो जाहिर है काम खराब हो जाएगा। सो सबसे पहले रोल नंबर, यही डेटा जो मैं यहाँ पे सेव किया था वही डेटा यहाँ पे स्टोर करके देखने की कोशिश करते हैं। तो 1 2 3 चला जाएगा रोल नंबर में, ABCDF चला जाएगा नेम में, और 3.23 चला जाएगा उसके GP में। तो दैट्स हाउ यू इनिशियलाइज अ स्ट्रक्चर वेरिएबल। दिस इज असाइनमेंट। तो जब आप असाइनमेंट कर रहे होंगे तब ये सिंटेक्स नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, आप कहें कि मैं ST2 के अंदर, ST2 ऊपर बन चुका है और उसके अंदर यही डेटा सेव करूँ, या इस तरह का कोई डेटा सेव करूँ 4 5 6 और XYZ और 3.5, तो दिस वोंट वर्क। यहाँ पे एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ST2 डिफाइन पहले हो चुका है, यहाँ पे सिर्फ आप इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो असाइनमेंट नहीं आप कर सकते इस सिंटेक्स के थ्रू। तो दिस इज असाइनमेंट एंड देयरफॉर दिस विल नॉट वर्क, this will result in an error. While this will work, since this is not assignment, this is initialization, will work. ठीक है, तो इसका मतलब है कि किसी भी स्ट्रक्चर के वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का आपके पास एक और सिर्फ एक ही मौका है जब उसे डिफाइन कर रहे हैं। डिफाइन करते वक्त ही उसे इनिशियलाइज कर दें, तब तो चलेगा। देखिए अगर बाद में इसके अंदर वैल्यू इस तरह से सेव करेंगे, इस सिंटेक्स के थ्रू सेव करेंगे, तो वो काम नहीं करेगा। बाद में अगर वैल्यू सेव करनी है तो फिर आपको एलिमेंट बाय एलिमेंट ही करना पड़ेगा, जिस तरह हम यहाँ पे कर रहे थे पहले ST1 के लिए, तो ST2 के लिए भी इस तरह कर सकते हैं। तो दिस इज जस्ट फॉर इनिशियलाइजेशन। असाइनमेंट के लिए ये सिंटेक्स यूज़ नहीं कर सकते। तो इसको चला के भी देख लेते हैं कि बाकी कोई चीज़ें गई हैं कि नहीं गई। 1 2 3 उसके रोल नंबर में चला गया, ABCDEF उसके नेम में चला गया, 3.23 उसके GPA में चला गया। So that's how you initialize a structure.
और ऑब्वियसली जिस तरह अभी हमने शॉर्टली पहले डिस्कस किया कि आप डिफाइन करते वक्त भी ये इसको असाइनमेंट पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ST1 ऊपर बन गया, आप कहते हैं जी कि ST2 को डिफाइन करते वक्त उसको इनिशियलाइज कर दो ST1 से, तो दिस विल वर्क एज वेल। और ST3 को आप नहीं इनिशियलाइज करना चाह रहे, अगर ST3 को भी उसी से इनिशियलाइज करना चाह रहे हैं, दैट कैन बी डन एज वेल। दोनों के लिए इक्वल टू करके ST1 लेवल से आपको लिखना पड़ेगा। ये वैसे ही है कि आप कहते हैं जी A इज इक्वल टू 5 और फिर कहते हैं इंट B इज इक्वल टू A एंड C इज इक्वल टू A। ए ऊपर बन चुका है, अब उसकी वजह से B को भी इनिशियलाइज कर रहे हैं, C को भी इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे ST1 ऊपर बन चुका है और उसकी वजह से ST2 को भी इनिशियलाइज कर रहे हैं, ST3 को भी इनिशियलाइज कर रहे हैं। सेम उसकी लॉजिक है। तो इसके बाद इसको वेरीफाई कर सकते हैं आप इसको सिंपली डिस्प्ले करके कि इस स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन के बाद ST2 और ST3 में भी एग्जैक्टली वही डेटा होगा जो आपने ST1 के अंदर इनिशियलाइज करवाया था। लेट्स वेरीफाई दैट। पहली 3 लाइनें ST1 की हैं, अगली 3 लाइनें ST2 की आउटपुट है और अगली 3 लाइनें ST3 की आउटपुट है। तो वही आउटपुट आपको दिखाई दे रही है। सो दैट्स द सिंटैक्स ऑफ इनिशियलाइजेशन। और इनिशियलाइजेशन आप इस तरह भी कर सकते हैं विद द डेटा और विद अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम टाइप। स्टूडेंट ST2 इज इक्वल टू ST1, ये वाला सिंटैक्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसको क्लियर करने के लिए लेट्स मूव इट टू अ सेपरेट स्टेटमेंट। ये वाला सिंटैक्स भी यूज़ कर सकते हैं इनिशियलाइजेशन के लिए, ये भी यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। सो दैट इज इनिशियलाइजेशन स्ट्रक्चर, इनिशियलाइजेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर। वो उसने यहाँ पे सिंटैक्स बताया है कि इसके अंदर सिटी इन्फो टाइप का नाम का एक स्ट्रक्चर बना रहा है। सिटी नेम है, स्टेट है, स्ट्रिंग टाइप के 2 वेरिएबल्स हैं, फिर लॉन्ग वेरिएबल पॉपुलेशन है और इंटीजर डिस्टेंस है। तो उसको इनिशियलाइज कैसे कर रहा है। और यहाँ पे उसने पार्शियल इनिशियलाइजेशन भी डिस्कस किया है। और पार्शियल इनिशियलाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट वही है जो एरे के केस में था पार्शियल इनिशियलाइजेशन का, यानी कि अगर आप चाहें तो कुछ एंट्रीज उसकी अनइनिशियलाइज्ड भी छोड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट कि मैं ST1 का सिर्फ रोल नंबर और नेम इनिशियलाइज करना चाहता हूँ, GPA को नहीं इनिशियलाइज करना चाहता, तो दैट कैन बी डन एज वेल। तो इन दिस केस 1 2 3 विल गो इनटू द रोल नंबर, ABC स्पेस DF विल गो इनटू द नेम। और इस केस में आप नोट करें आउटपुट के अंदर यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे अब जंक वैल्यू नहीं आ रही। ये क्या है, ये GPA है, तो GPA के अंदर क्या चला गया 0। एंड दैट्स द सेम कॉन्सेप्ट जिस तरह एरे के अंदर होता था। देखिए एरे को भी आप पार्शियली इनिशियलाइज करते थे। फॉर एग्जांपल मैं 5 साइज़ के एरे बना रहा हूँ, उसके अंदर 3 इनिशियल वैल्यूज मैंने प्रोवाइड की हैं 1 2 3, तो बाकी जगहों पे डिफॉल्ट वैल्यू चली जाएगी, 0 चली जाएगी। देखिए 1 चला गया पहले इंडेक्स पे, 2 सेकंड इंडेक्स पे, 3 थर्ड इंडेक्स पे, और बाकी 2 इंडेक्सेस पे इस एरे के इंडेक्स नंबर 3 जो कि एक्चुअली चौथा इंडेक्स है और इंडेक्स नंबर 4 जो कि एक्चुअली 5वां इंडेक्स है, वहाँ पे 0 चला जाएगा, डिफॉल्ट वैल्यू चली जाएगी। सेम विल हैपन हियर। तो TC जो GPA वाली फील्ड है उसको इनिशियलाइज नहीं किया, तो वहाँ पे चला गया 0। और सिमिलरली वही 0 कॉपी हो गया होगा ST2 के अंदर भी और ST3 के अंदर भी, उसको भी आप वेरीफाई खुद से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी वही एरे वाला रूल है कि आपने अगर एक वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन स्किप की है तो उसके बाद आने वाले तमाम वेरिएबल्स को भी स्किप करना पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स ये काम नहीं करेगा। आप देख सकते हैं कि एरर उसने बता दिया ऑलरेडी। दैट्स द सेम कॉन्सेप्ट कि आप ये करना चाहें, यहाँ पे भी एरर आती है कि अगर पार्शियल इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं तो जितनी भी वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना चाह रहे हैं वो इकट्ठे होने चाहिए, शुरू में इकट्ठे भी होने चाहिए और शुरू में भी होने चाहिए। और जितने भी वेरिएबल्स अनइनिशियलाइज छोड़ना चाह रहे हैं, जितने भी इंडिसेस अनइनिशियलाइज छोड़ना चाह रहे हैं, वो एंड में होने चाहिए। इस तरह नहीं हो सकता कि आप बीच में एक स्पेसिफाई करें और फिर एक ना स्पेसिफाई करें, फिर एक स्पेसिफाई करते हैं। दिस कैन नॉट हैपन। तो यहाँ पे आप रोल नंबर स्पेसिफाई कर रहे हैं, नेम नहीं स्पेसिफाई कर रहे। अगर नेम नहीं स्पेसिफाई कर रहे तो इसके बाद आने वाली तमाम चीज़ें भी आपको स्किप करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर एक इनिशियलाइजर आप स्किप करते हैं, एक वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू आप स्किप करते हैं, तो उसके बाद आने वाली तमाम वैल्यूज़ भी आपको स्किप करनी पड़ेंगी। यानी कि अगर आप यहाँ पे रोल नंबर की इनिशियल वैल्यू दे रहे हैं, नेम की नहीं देना चाह रहे, तो GPA की भी स्पेसिफाई नहीं कर सकते अनलेस यू मूव GPA अपवर्ड्स। वो स्ट्रक्चर को फिर चेंज करना पड़ेगा। तो इन इट्स करंट फॉर्म आप अगर नेम को स्किप कर रहे हैं तो GPA को स्किप करना लाजमी, वरना वो एरर दे देगा। तो पार्शियल इनिशियलाइजेशन के भी वही रूल्स हैं। अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप ये ख़त्म कर दो, नाउ दिस विल वर्क। अब क्या होगा, 1 2 3 उसके रोल नंबर में चला गया, उसकी स्ट्रिंग जो नेम है वो एम्प्टी स्ट्रिंग से इनिशियलाइज हो जाएगी और उसका जो GPA है डबल टाइप का वेरिएबल है वो 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा। क्विकली इसको वेरीफाई भी कर लें आउटपुट के अंदर। एम्प्टी स्ट्रिंग डिस्प्ले हो रही है नेम की जगह और 0 आपका उसका GPA की जगह पर डिस्प्ले होगा। तो सेम चीज़ उसने यहाँ पे भी बताई है पार्शियल इनिशियलाइजेशन, और यहाँ पे उसने एरर भी इंडिकेट की है कि मेंबर स्ट्रक्चर के मेंबर की इनिशियलाइजेशन स्किप नहीं आप इस तरह कर सकते। इफ़ यू लीव अ स्ट्रक्चर मेंबर अनइनिशियलाइज्ड यू मस्ट लीव ऑल द मेंबर्स दैट फॉलो इट अनइनिशियलाइज्ड एज वेल। और ये कोई नया रूल नहीं है, यू मस्ट बी फेमिलियर विद दिस रूल। एरे की इनिशियलाइजेशन पे भी हमने यही पढ़ा था।
और चैप्टर 7 में जाके आप वो अगर रिविजिट करना चाहें तो वो कर भी सकते हैं। तो यहाँ पे उसने उसी को इस्तेमाल किया, स्ट्रक्चर एम्प्लॉय पे टाइप का बनाया, एक नया नेम एम्प्लॉय नंबर है, फिर पे रेट और द ग्रॉस पे। अब यहाँ पे नोट करें इनिशलाइज़ कैसे कर रहा है, किस किस चीज़ को कर रहा है, नेम को इनिशलाइज़ कर रहा है, एम्प्लॉय नंबर को इनिशलाइज़ कर रहा है, पे रेट को इनिशलाइज़ कर रहा है, और द ग्रॉस पे को इनिशलाइज़ नहीं किया, क्योंकि प्रोग्राम की उसकी लॉजिक ये है कि आवर्स उसने यूज़र से इनपुट करवाने हैं और फिर ग्रॉस पे कैलकुलेट करनी है। जाहिर है जितने घंटे उसने काम किया होगा वो पे रेट से मल्टीप्लाई करके उसकी पे ग्रॉस पे को कैलकुलेट करेगा, जैसा कि वो यहाँ पे कर रहा है। लाइन नंबर 28 में इनपुट ले रहा है, 29 में कैलकुलेट कर रहा है और स्टोर कर रहा है ग्रॉस पे। एम्प्लॉय 2 के लिए भी सिमिलरली यहाँ पे लाइन नंबर 36 और 37 में ये काम कर रहा है। तो पार्शियल इनिशियलाइजेशन भी हमने डिस्कस कर लिया। और यहाँ पे एक C++ 11 से मुतालिक जो नया वर्जन है C++ का, उससे मुतालिक बता रहा है कि उसमें ये सिंटेक्स भी अवेलेबल है आपको इनिशलाइज़ करने का। वरना आपको यहाँ पे इक्वल टू का साइन डालना पड़ता है इनिशलाइज़ करते वक्त, तो इसके अंदर आपको इनिशलाइज़ करते वक्त इक्वल टू का साइन यूज़ नहीं करना पड़ रहा। दैट्स द ओनली डिफरेंस। एनीवे दिस सिंटेक्स विल वर्क फॉर ओल्डर कंपाइलर एज वेल एज न्यू कंपाइलर्स एज वेल। तो आई वुड रिकमेंड यूजिंग दिस सिंटेक्स। इसका पता होना चाहिए, बेहतर है, लेकिन कोशिश करें कि ये इक्वल टू वाला सिंटेक्स ही इनिशलाइज़ करने के लिए यूज़ करें। अच्छा जी, उसके बाद चेक पॉइंट एक्सरसाइजेज हैं, हस्ब मामूल ये आपको कर लेनी चाहिए, और बहुत सिंपल एक्सरसाइज होती हैं, और इसमें करने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। अगर मसला है तो सेक्शन को दोबारा पढ़ें या लेक्चर को दोबारा से सुनें। मूविंग फॉरवर्ड, अब एरे के स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स तो हमने क्रिएट कर लिए, अब उसकी एरे भी आप क्रिएट कर सकते हैं। अगला सेक्शन जैसे कि आप देख सकते हैं 11.5 एरेज और स्ट्रक्चर से मुतालिक है। तो आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं उसकी एरे भी क्रिएट कर सकते हैं। इनको के लिए आप उसके वेरिएबल क्रिएट करना चाह रहे हैं, मल्टीपल वेरिएबल क्रिएट करना चाह रहे हैं। हमने जो शुरू में एग्जाम्पल ली थी कि स्टूडेंट टाइप का स्ट्रक्चर हमने बना लिया है, अब हमें पूरी क्लास के लिए रिकॉर्ड सेव करने हैं, तमाम स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड सेव करने हैं। तो बजाय इसके कि आप उतने वेरिएबल्स अलग बनाएं, आप उसको एक एरे बना के ज़्यादा बेहतर तौर पे और एफिशिएंटली हैंडल कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम। ओके जी, तो एरे का सिंटेक्स क्या है? अगर आप पहले प्रिमिटिव टाइप की बात कर लें, प्रिमिटिव टाइप के वेरिएबल किस तरह बनते थे? डेटा टाइप का नाम स्पेस वेरिएबल का नाम। एरे कैसे बनती थी? डेटा टाइप का नाम स्पेस एरे का नाम और आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसका साइज़, और पॉसिबली उसको अगर इनिशियलाइज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, करना ज़रूरी नहीं है। तो ये है सिंपल सिंटेक्स किसी भी एरे को इनिशियलाइज़ करने का, डिफाइन करने का। तो अब स्टूडेंट टाइप के वेरिएबल हमने बना के देख लिए, इस्तेमाल करके भी देख लिए। स्टूडेंट टाइप की एरे कैसे बनेगी? एक्जैक्टली वही सिंटेक्स है। स्टूडेंट जो कि हमारी अब टाइप का नाम, हमने अपनी टाइप क्रिएट की है, डेटा टाइप क्रिएट की है, उसकी एरे क्रिएट करनी है। उसको कोई नाम दे दें, ARR ही दे दें। अभी इस प्रोग्राम में ऊपर ARR नाम की बनी हुई है, तो इसको नाम दे देते हैं SP। और कितने स्टूडेंट्स की एरे आप क्रिएट करना चाह रहे हैं? लेट्स सपोज 50 स्टूडेंट्स आपकी क्लास में है, 50 स्टूडेंट्स की एरे आप क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो दैट्स द सिंटेक्स, वेरी सिंपल। जो सिंटेक्स आपका प्रिमिटिव टाइप की एरेस क्रिएट करने का है, वही सिंटेक्स एग्जैक्टली आपका यहाँ पे अपनी डिफाइन की गई टाइप का भी एरे क्रिएट करने का। डेटा टाइप का नाम स्पेस एरे का नाम, जो कि आपने डिसाइड करना है, मीनिंगफुल होना चाहिए। मार्क्स अगर सेव कर रहे हैं स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेव कर रहे हैं, तो उसके मुताबिक क्लास के मुताबिक उसका नाम डिसाइड करें। मैंने सिर्फ SD रख दिया, और स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसका साइज़ विच मस्ट बी कांस्टेंट। बेहतर है कि उसको नेम्ड कांस्टेंट के तौर पे ऊपर डिफाइन कर लें, ताकि बाद में चेंज करना आसान रहे। लेकिन लेटर ऑन अपने प्रोग्राम में आप कहते हैं जी 50 की नहीं, मैंने अब 70 की साइज़ की एरे बनानी है, तो आप यहाँ पे सिर्फ 70 करेंगे, और लेटर ऑन इन द प्रोग्राम जहाँ एन यूज़ हो रहा होगा, कैपिटल N, तो वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली चेंज कर लेगा। सो यहाँ पे 70 स्टूडेंट्स की एरे बनती है, और एरे हमेशा कंसेक्टिवली बनती है मेमोरी के अंदर। यहाँ पे भी देखा हुआ है हमने, तो यहाँ पे भी कंसेक्टिवली बनेगी। ये जो 3 वेरिएबल अलग अलग बने थे, इनके कंसेक्टिव होने की गारंटी नहीं है। ST1 की जितनी बाइट्स हैं वो इकट्ठी होंगी, ST2 की जितनी बाइट्स हैं वो इकट्ठी होंगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि ST1 और ST2 इकट्ठे पढ़े हों, साथ साथ पढ़ें। हो भी सकते हैं, इन जनरल ऐसा नहीं होगा। लेकिन एरे के केस में ज़रूरी है कि जहाँ पे पहला एलिमेंट खत्म हो रहा है, उसकी इमीडिएटली अगली बाइट से उसका दूसरा एलिमेंट शुरू हो रहा होगा। तो एरे की मेमोरी, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, कंसेक्टिव होती है, कंसेक्टिवली एलोकेट होती हैं उनकी बाइट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट टाइप की जब एरे बना रहे हैं, उसकी भी मेमोरी कंसेक्टिवली ही एलोकेट होगी। इनके टोटल आपकी मेमोरी कंजम्पशन कितनी होगी? लेट्स सपोज मैं अगर 10 स्टूडेंट्स की एरे क्रिएट कर रहा हूँ, तो एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट जितनी बाइट्स ले रहा है मल्टीप्लाइड बाय 10। तो इस केस में यहाँ पे हमने स्ट्रिंग कर लिया, तो दिस इज़ 4 बाइट्स फॉर इंटीजर, और स्ट्रिंग लेती है आपकी 32 बाइट्स रिगार्डलेस ऑफ द साइज़, और डबल टाइप का वेरिएबल लेता है 8 बाइट्स। तो जैसे 44 बाइट्स, तो 44 इंटू 10 440 बाइट्स की मेमोरी एलोकेट होगी आपकी इस एरे के लिए, और कंसेक्टिवली एलोकेट होगी, कंटिन्यूअस पोर्शन ऑफ मेमोरी एलोकेट होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि इसको इस्तेमाल कैसे करें, इसको एरे के अंदर इनपुट अगर आपने करनी है वो कैसे करें। तो सबसे पहले लेट्स सपोज आप करना चाहते हैं, और अभी फिलहाल हर एक के अंदर अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल्स पड़े होंगे, जिस तरह हमने यहाँ पे शुरू में डिस्कस किया था। जब एक वेरिएबल बनाते हैं तो वो भी अनइनिशियलाइज्ड होगा, उसके मेंबर वेरिएबल्स एरे बना रहे हैं तो हर एक अनइनिशियलाइज्ड होगा। यूज़र से इनपुट लेना चाहते हैं आप, तो एक ज़ाहिर लूप लगाना पड़ेगा आपको।
आई इज लेस दैन एन आई प्लस प्लस। और अब यहाँ पे यूज़र को प्रॉम्प्ट करेंगे, एंटर रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट आई प्लस वन। आई चूँकि 0 से स्टार्ट हो रहा है यूज़र के लिए, लेकिन नंबरिंग शुड स्टार्ट एट 1, तो वो 0 + 1 करके 1 डिस्प्ले कर देगा। एंटर रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट आई प्लस 1, वो एंटर हो जाएगा। अब इसको स्टोर करवाना है आपने अपने पास। अब वो कैसे स्टोर करवाएंगे, कहाँ पे स्टोर करवाएंगे? एस टी हमारी एरे ऑफ स्टूडेंट्स है, तो अगर एरे ऑफ इंटीजर्स थी तो इसका हर एलिमेंट एक इंटीजर था, यानी कि ईच ARRI इज़ एन इंट, क्योंकि एरे ऑफ इंटीजर्स है। ये एरे ST जो बनाई है ये एरे ऑफ स्टूडेंट्स है, तो इसका हर एलिमेंट क्या होगा, यानी कि ईच ST0 क्या होगा, ST1 क्या होगा, ST2 क्या होगा। ईच STI इज़ अ फुल फ्लेज स्टूडेंट। तो ईच ST सबस्क्रिप्ट I के साथ हम उसी तरह ही काम कर सकते हैं जिस तरह हम किसी स्टूडेंट टाइप के ऑब्जेक्ट के साथ काम कर रहे थे पहले। ST1 के अंदर कुछ डेटा सेव करवाना था तो हम क्या करते थे, उसका रोल नंबर डॉट करके एक्सेस कर लेते थे, डॉट करके नेम एक्सेस कर लेते थे, डॉट करके GPA एक्सेस कर लेते थे। सिमिलरली डिस्प्ले करवाना होता था तो तब भी ऐसे ही करते थे। तो यहाँ पे आप STI इज़ अ स्टूडेंट डॉट करके हम इसके अंदर जा सकते हैं और देख सकते हैं वो लिस्ट आ गई है ऑलरेडी। तो अब मैं इसका रोल नंबर स्टोर करवाना चाह रहा हूँ, वो मैं करवा लूँगा। सिमिलरली एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट आई प्लस 1, इस तरह से कर सकते हैं। और अगर नेम के अंदर स्पेसिस भी आ रही हैं आपके पास तो इट वुड बी बेटर टू यूज़ द गेट लाइन फंक्शन। गेट लाइन के अंदर सीन पहला पैरामीटर होगा और दूसरा पैरामीटर होगा SPI डॉट नेम। एंड वंस अगेन यहाँ पे इग्नोर करना, उस जो बैकस्लैश को इग्नोर करना है, वो नहीं भूलना। उसके बाद आप GPA के लिए प्रॉम्प्ट करेंगे, एंटर CGPA ऑफ स्टूडेंट आई प्लस 1, और उसको स्टोर कर देंगे STI डॉट CGPA। तो जहाँ जहाँ हम पहले स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे थे वहाँ पे हम ST सबस्क्रिप्ट I यूज़ कर रहे हैं, एंड वी नो कि ईच STI इज़ अ स्टूडेंट। STI करके डॉट रोल नंबर, STI करके डॉट नेम, STI करके डॉट GPA। 10 है। इसको ज़्यादा मैनेजेबल करने के लिए मैं सिर्फ 3 स्टूडेंट की एग्जाम्पल ले लेता हूँ ताकि कम इनपुट देनी पड़े। इस तरह से आप स्टोर कर लेंगे, उसके बाद उसको डिस्प्ले करवाना है। तो इसी तरह का एक लूप लगेगा आई लेस देन n तक। जिस तरह यहाँ पे इनपुट ले रहे थे इस तरह यहाँ पे रोल नंबर को डिस्प्ले कर देंगे, नेम को डिस्प्ले कर देंगे और CGPA को डिस्प्ले कर देंगे। यहाँ पे सीन की जगह सी आउट आ जाएगा, इग्नोर करने की भी ज़रूरत नहीं है ऑब्वियसली। और यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। तो ये वो तमाम रिकॉर्ड जो यूज़र ने एंटर किए होंगे उनको एक एक करके आप यूज़र को स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं कि प्रॉपर्ली डेटा एंटर हो गया कि नहीं, एक बार वेरीफाई हो जाएगा। तो लेट्स एग्जीक्यूट दिस। स्टूडेंट 1 का रोल नंबर S101, नेम ABCXYZ, GPA 3.5। स्टूडेंट 2 का रोल नंबर 202, इसका नेम लेट्स सपोज DF 2.7। 303 रोल नंबर तीसरे स्टूडेंट का, इसका नेम, इसका CGPA 3.2। और वही तमाम रिकॉर्ड जो एंटर किया ऊपर वही आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले हो गया। स्टूडेंट 2 का भी हो गया और स्टूडेंट 3 का भी हो गया। तो दिस वे यू कैन क्रिएट एन एरे ऑफ एनी साइज़। हमने सिर्फ 3 साइज़ की देखी, यहाँ पे आपने चेंज करना है 50 कर लें तो 50 दफ़ा यूज़र को प्रॉम्प्ट करेगा और 50 दफ़ा उसको उसका आउटपुट करेगा। सिमिलरली आप इनपुट एक फ़ाइल से उठा सकते हैं, फाइलिंग की टेक्स्ट बेस्ड फाइलिंग की एग्जांपल आपने देखी हुई है, पढ़ा हुआ है PDF के अंदर। तो आप इसी तरह जहाँ पे सीन के थ्रू डेटा रीड कर रहे हैं उस तरह एफिन के थ्रू फाइल से भी डेटा रीड कर सकते हैं और फाइल के अंदर डेटा सिमिलरली राइट भी करवा सकते हैं। दिस थिंग कैन बी डन बाय टेकिंग इनपुट फ्रॉम अ फाइल एंड दिस थिंग कैन ऑल्सो बी डन फ्रॉम बाय राइटिंग आउटपुट टू अ फाइल। तो इसकी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फाइलिंग की प्रैक्टिस का तो मैं ऑलरेडी आपको फाइल हैंडलिंग की प्रैक्टिस का आपको पिछले वीक भी लेक्चर 1 में भी और लेक्चर 2 में भी कह चुका हूँ। तो उसको एक बार ज़रूर करके देख लीजिएगा ताकि आने वाले टास्क जो आपको लैब के टास्क दें या वो असाइनमेंट्स वगैरह दें तो वो आप इजीली कर सकें। उसके अंदर फाइलिंग और स्ट्रक्चर्स के साथ आपको कुछ काम करने के लिए दिए जाएंगे। सो ये आपकी एरे स्टूडेंट टाइप की एरे बनी और इसकी लिमिटेशन वंस अगेन यही है कि इसका साइज़ कांस्टेंट होना चाहिए, कंपाइल टाइम पे पता होना चाहिए। वेरिएबल साइज़ की आप एरे नहीं बना सकते, जैसे आप यहाँ पे नहीं बना सकते थे उस तरह
यहाँ पे भी नहीं बना सकते। उसके लिए फिर क्या तरीक़ेकार होगा, डायनामिकली एरे आप कैसे एलोकेट करेंगे, क्रिएट करेंगे न्यू के थ्रू, जिस तरह इंटीजर टाइप के एरे न्यू के थ्रू एलोकेट करते थे, उसी तरह इसकी भी कर सकते हैं। वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में उसकी डिस्कशन भी करेंगे अमंग अदर थिंग्स कि डायनामिकली एरे कैसे एलोकेट होगी। तो फिलहाल ये एरे या जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमने क्रिएट किए हैं ये तमाम कहाँ क्रिएट हो रहे हैं, इस टैग पे क्रिएट हो रहे हैं। ये तमाम ऑब्जेक्ट्स ST1, ST2, ST3 भी, और ये जो एरे बनी है कांस्टेंट जो बना है, ये जो एरे बनी है ये स्टूडेंट टाइप की, ये भी स्टैक के ऊपर बनी है। तो इसको डीएलोकेट करने के लिए भी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली जब मेन में हम ये काम कर रहे हैं, मेन खत्म होगा तो ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इसको डीएलोकेट खुद से करने की ज़रूरत नहीं है। सो बुक की तरफ आते हैं। एरेज ऑफ स्ट्रक्चर सेक्शन 11.5 है जी। बुक इन्फो टाइप का एक उसने स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें बुक के कुछ इन्फॉर्मेशन सेव कर रहा है, टाइटल सेव कर रहा है, ऑथर, पब्लिशर तीनों स्ट्रिंग्स हैं, और प्राइस सेव कर रहा है जो कि डबल टाइप का वेरिएबल है। 20 बुक्स की उसने एरे बना ली और फिर उसके अंदर उसी तरह से उसको आउटपुट कर रहा है। इनपुट करना चाहें तो इनपुट भी इस तरह ही ले सकते हैं। ज़ाहिर इनपुट करके पहले डेटा स्टोर करेंगे तो फिर ही आप ये आउटपुट कर सकते हैं। सिमिलरली कमिंग टू दिस प्रोग्राम 11.4 पेज 626 पे इन्फो टाइप का एक स्ट्रक्चर बना रहा है, आवर्स और डबल पे रेट, दो ही चीज़ें हैं इसके अंदर। फिर 3 उसने यहाँ पे नेम कांस्टेंट बना लिया और 3 साइज़ की एरे बना ली पे इन्फो टाइप की। हर एम्प्लॉय के लिए उसकी आवर्स और पे रेट को इनपुट कर रहा है, स्टोर कर रहा है और फिर उसको डिस्प्ले कर रहा है। आवर्स और पे रेट, आवर्स और पे रेट, आवर्स और पे रेट, और उसके बाद उसकी ग्रॉस पे कैलकुलेट करता है। हर एम्प्लॉय के आवर्स को उसके पे रेट से मल्टीप्लाई करके ग्रॉस पे कैलकुलेट करता है। अब नोट करें कि ग्रॉस पे कैलकुलेट करने के लिए उसने स्ट्रक्चर के अंदर नहीं वेरिएबल बनाया, बल्कि अलग से एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर ग्रॉस पे कैलकुलेट करता है, डिस्प्ले करता है, फिर अगली बार उसी के अंदर अगले एम्प्लॉय की ग्रॉस पे कैलकुलेट करता है। आप इस एग्जाम्पल को जाकर मॉडिफाई कीजिएगा, आपने इस एग्जाम्पल को जाकर मॉडिफाई करना है प्रोग्राम 11.4 को, सो दैट कि ग्रॉस पे भी हर एम्प्लॉय के रिकॉर्ड के साथ ही सेव हो। मतलब स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करें, पे इन्फो टाइप के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करें, इसके अंदर एक तीसरी फील्ड इंट्रोड्यूस करते हैं, आवर्स पे रेट के साथ इसकी ग्रॉस पे को स्टोर करने के लिए भी एक डबल टाइप का वेरिएबल बना लें और उसके अंदर स्टोर करें कैलकुलेट करके। सर यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा है, उसको स्टोर करें और उसके बाद उस एरे को डिस्प्ले करें। इसको जाकर थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे, इससे भी प्रैक्टिस थोड़ी सी हो जाएगी। एंड फाइनली वो बता रहा है कि जी एक स्ट्रक्चर की एरे को कैसे इनिशियलाइज करेंगे। अभी हमने शॉर्टली थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि एक स्ट्रक्चर को आप कैसे इनिशियलाइज करते हैं, ऐसे एरे लाइक स्ट्रक्चर ये। तो अगर एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स को इनिशियलाइज करना है तो वो कैसे किया जाएगा। लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पे स्टूडेंट टाइप की एक और एरे क्रिएट कर लेते हैं स्टूडेंट्स के नाम से, लेट्स सपोज साइज 3 की। अब इसको कैसे इनिशियलाइज करेंगे, ये एरे और इसका हर एलिमेंट एक स्टूडेंट है, तो एक तो ये आउटर कर्ली ब्रेसेस का पेयर आ जाएगा जो कि एरे की इनिशियलाइजेशन के लिए चाहिए होता है। उसके बाद इसके अंदर फिर आप हर एक स्टूडेंट को, 3 स्टूडेंट हैं, हर एक को इनिशियलाइज करने के लिए उसका अपना कर्ली ब्रेसेस का पेयर यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे। पहले के लिए ये एक एरे है, स्टूडेंट्स की एरे है, 3 इसमें स्टूडेंट्स हैं, तो ये पहले स्टूडेंट की इनिशियलाइजेशन आएगी इसके अंदर, और दूसरे स्टूडेंट की इनिशियलाइजेशन आएगी यहाँ पे, और आपके तीसरे स्टूडेंट की इनिशियलाइजेशन आएगी यहाँ पे। तो 3 साइज़ की एरे और आपने यहाँ पे 3 उसकी पार्ट्स बना लिए हैं इनिशियलाइज करने के लिए। हर पार्ट के अंदर अब हर स्टूडेंट को आप अलग से इनिशियलाइज डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ कर सकते हैं। यहाँ पे वंस अगेन देख लें, रोल नंबर है, फिर नेम है, फिर CGP है। यहाँ पे उसी ऑर्डर में स्पेसिफाई आप वो तमाम डेटा कर सकते हैं कि पहले स्टूडेंट का रोल नंबर लेट्स सपोज 11, उसका नाम, उसका GPA 2.5, दूसरे स्टूडेंट का रोल नंबर लेट्स सपोज 21 है, उसका नाम और उसका GPA ये आ गया, और तीसरे स्टूडेंट का रोल नंबर 33 है लेट्स सपोज, उसका नाम आ गया और उसका CGP आ गया यहाँ पे लेट्स सपोज 3.4। तो दिस वे यू कैन इनिशियलाइज एन एरे ऑफ स्टूडेंट्स एज वेल। इसको आउटपुट करके भी एक बार देख लीजिएगा इसी तरह से, इसी सिंटेक्स के थ्रू कि वो डेटा सही तौर पे सेव हुआ है या कि नहीं हुआ। ये वाला लूप यूज़ कर लेते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं 3, और यहाँ पे ऑब्वियसली अब एरे का नाम हमारी स्टूडेंट्स है वो पुट करें। लेट्स सी कि ये डेटा डिस्प्ले होता है कि नहीं। यू कैन सी 11 ABC 2.5 पहला स्टूडेंट है, ये दूसरे स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, ये सिमिलरली ये तीसरे स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। और अगर आप यहाँ पे पार्शली इनिशियलाइज करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। वही रूल होगा कि किसी को स्किप करते हैं तो उसके बाद आने वाली भी तमाम एंट्रीज़ की इनिशियलाइजेशन स्किप करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरे को इनिशियलाइज ना करें और तीसरे को करना चाहें, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन ये हो सकता है कि आप सिर्फ पहले को इनिशियलाइज करना चाह रहे हैं, बाकी दोनों को नहीं करना चाह रहे, या सिर्फ पहले 2 को इनिशियलाइज करना चाह रहे हैं, तीसरे को नहीं करना चाह रहे। जैसे ये डेटा है तो इसको इनिशियलाइज नहीं करना चाह रहे तो इतना ही छोड़ दें, तो अब वो तीसरे के अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को स्टोर कर लेगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं
तो पहले स्टूडेंट का डेटा उसने उठा लिया, दूसरे स्टूडेंट का डेटा उठा लिया। अब यहाँ पे तीसरे के अंदर उसने गार्बेज वैल्यूज ही छोड़ दी हैं। ये इसका रोल नंबर है, रैंडम वैल्यू डिस्प्ले हो रही है, जीपीए है उसका रैंडम वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। वो इसलिए कि वो पूरे का पूरा रिकॉर्ड ही इनिशियलाइज नहीं हुआ, वो स्किप हो गया। तीसरे स्टूडेंट का डेटा इंटायरली स्किप हो गया। अगर आप उसके अंदर किसी एक चीज़ को इनिशियलाइज करेंगे, लेट्स सपोज आप उसके रोल नंबर को इनिशियलाइज कर देते सिर्फ, तो देन वो उसके नेम और जीपीए में भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेव कर देता। जीपीए में 0 सेव कर देता और नेम में एम्प्टी स्ट्रिंग सेव कर देता। लेकिन अगर आप इसको स्किप कर देंगे तो देन वो किसी भी चीज़ को इनिशियलाइज नहीं करेगा। तो इस केस में अगर आउटपुट देखें तो 33 विल गोइंग टू द रोल नंबर, वाइल स्ट्रिंग एंड द नेम which is of string type and GPA which is of double type will get the default values. That is string will become empty and GPA will become 0. As you can see in this output कि GPA का 0 से इनिशियलाइज हो गया। बट इफ़ यू स्किप दिस इंटायरली देन वो उसको अंदर जाके उसको किसी भी चीज़ को इनिशियलाइज, उस स्टूडेंट के किसी भी एस्पेक्ट को इनिशियलाइज नहीं करेगा। सो ये सिंटेक्स है आपका स्ट्रक्चर्स की एरे को इनिशियलाइज करने का। नॉर्मली जब आप एरेज बनाएंगे स्ट्रक्चर्स की तो उसको इनिशियलाइज टिपिकली ज़्यादातर केसेस में नहीं करते, क्योंकि आमतौर पे स्ट्रक्चर के केस में डेटा आप या तो यूज़र से लेते हैं एरे का या आप किसी फाइल से रीड करते हैं। लेकिन अगर इनिशियलाइज करने की ज़रूरत कहीं पर पड़ती है तो यू कैन यूज़ दिस सिंटेक्स, जो कि उसने यहाँ पे सेक्शन 11.5 के एंड पे बताया। सो दैट्स इट फॉर टुडे। चैप्टर 11 ये गेटिस किताब का, इसके पहले 5 सेक्शन हमने कवर कर लिए हैं स्ट्रक्चर से मुतालिक। बेसिक्स डिस्कस किए हैं, स्ट्रक्चर के मेंबर कैसे एक्सेस करते हैं वो डिस्कस किया है, इनिशियलाइज कैसे करते हैं और फिर एरेज कैसे बनाते हैं स्ट्रक्चर की, और उसे प्रोसेस कैसे करते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया। तो मज़ीद डिस्कशन इसकी मज़ीद आगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करेंगे। और यही चीज़ें आपको रॉबर्ट लाफोर की किताब में भी, ये आपकी रॉबर्ट लाफोर की किताब है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++, यही दोनों किताबें आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं। तो इसके अंदर आपको ये टॉपिक्स मिलेंगे चैप्टर नंबर 4 के अंदर। स्ट्रक्चर्स इसका टाइटल है, तो इसके अंदर भी उसने यही चीज़ें बताई हुई हैं। बेहतर है आई वुड रिकमेंड कि दोनों किताबों से पढ़ लें, ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। तो इससे भी पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी।